So there's another, this is in the first group, and in the second group you have got financial management for 60 marks. Now, first thing, थोड़ा सा आज इंट्रोडक्टरी है, तो हाउ यू शुड स्टडी, मतलब क्या है, पास तो सभी को होना है, सीए सभी को होना है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स चाहिए वो भी आपने करने चाहिए। तो हाउ यू शुड स्टडी मतलब क्या करना चाहिए, तो पहली बात, आपको मटेरियल दिया जाएगा पूरा, फुल प्रिंटेड मटेरियल विल बी गिवन टू यू इनिशियली, क्योंकि आपने अभी एडमिशन नहीं लिया होगा, इसलिए एक चैप्टर का मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर का दे रहे हैं, सेकंड चैप्टर का दे रहे हैं? मतलब सेकंड चैप्टर का, ठीक। और जब फुल फीस पे कर देंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो पूरा मटेरियल बाइंडेड मिल जाएगा आपको। टिल दैट टाइम आपको ज़रा हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, इसलिए। और आपको सेकंड चैप्टर का मटेरियल दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का नहीं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्टरी है, उसको अपन डील करेंगे, आपको बाइंडेड मटेरियल में पूरा मिल जाएंगे। अभी उसको बंद करके इधर ध्यान दो, वो आपके पास 24 आवर्स रहने वाला है मटेरियल। तो अपना स्टडी का स्कीम कुछ ऐसा रहेगा, everything will be explained to you conceptually, then conceptual problems will be solved, and then you'll be asked to do some homework. तो हर रोज आपको 2 या 3 प्रॉब्लम दिए जाएंगे, अबाउट 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये कभी 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ द प्रॉब्लम, कभी 1 भी हो सकता है। तो रफली ऐसा मान लीजिए 1 से 4 तक, 1 to 4 प्रॉब्लम्स, यानी 1 या 2 या 3 या 4 प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए रहेंगे। आज नहीं रहेंगे, शायद कल रहेंगे। और आपको 2 कॉपी बनानी है, एक यहाँ क्लासरूम के लिए और एक होमवर्क के लिए। होमवर्क की जो आपकी कॉपी है, उसमें आप में जो प्रॉब्लम करने के लिए बोले हैं वो एक बार पूरे कर डालने के। पूरे कर डालने के मतलब ये कि यू हैव टू ब्रिंग इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। मतलब क्या, प्रॉब्लम में लिखा रहता है, ये थोड़ा ब्लर दिखेगा फिर, लॉजिकल कंक्लूजन मतलब क्या, वहाँ लिखा रहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सो एंड सो। तो जो पूछा है कि ये निकालिए, तो वो निकालने तक रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा देखो दूर से, और ऐसा तो अपने नहीं किया, अपने को नहीं आता, छोड़ दिया। प्लीज रिमेंबर, नो 2 प्रॉब्लम्स विल बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। कोई भी 2 प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगी, सिमिलर रहेगी। तो इसलिए अपना 11वीं 12वीं का जो फंडा रहता है कि भाई एक जैसे 10 किए फिर 11वां अपन करेंगे, वैसा नहीं होगा। एवरी प्रॉब्लम विल बी डिफरेंट प्रॉब्लम। और वैसे कॉस्टिंग बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस है, बिल्कुल टोटल कॉमन सेंस है, और वही डिफिकल्ट है। मतलब कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन नाउ डेज। तो आपको कॉमन सेंस बढ़ानी है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉब्लम पढ़ के इंटरप्रेट करते आना चाहिए। इफ यू कुड करेक्टली इंटरप्रेट द प्रॉब्लम, कि उसने क्या दिया है और क्या पूछा है, इतना यदि एग्जैक्टली समझ जाता है तो 90% प्रॉब्लम इज सॉल्व, कुछ भी नहीं बचता उससे फिर। तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जो करूँगा, तो मैं ही पढ़ूंगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके पहले आपको जो होमवर्क में दिए जाएंगे सेम प्रॉब्लम, वो आपको पहले पढ़ने हैं, करके देखने हैं, ताकि आपका एटलीस्ट प्रॉब्लम पढ़ा रहेगा। और आप जो भी आंसर निकालेंगे, मान लो गलत आता है, आपका जो आंसर है 1000 रुपये से गलत आया, तो आपको 1000 रुपये पेनल्टी है क्या? है क्या पेनल्टी? 1000 रुपये। वो जितने से गलत आंसर आएंगे उतने रुपये पेनल्टी भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? सो व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व? ओनली द कॉस्ट ऑफ पेपर। वो जो एक पेज आपका खराब होगा उतनी कॉस्ट है, लेकिन टेक इट फ्रॉम मी, जितने ज़्यादा पेजेस खराब होंगे उतना ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो डोंट हेजिटेट टू सॉल्व द प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज यू फील दैट इट मे गो रॉन्ग, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आपको 3 प्रॉब्लम जो भी देंगे 2-3 होमवर्क में डेली, वो करके देखने हैं आपकी रफ कॉपी में। फिर दूसरे दिन क्लास में सेम प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू डू, सेम प्रॉब्लम बिल्कुल सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप, ये सब पूरा पूरा। फिर वाइल डूइंग दैट यू कैन कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। और आपने जो किया वो और मैं जो कर रहा हूँ वो, यू कैन कंपेयर। और फिर कहाँ गलत हुआ ये आपको पता चलेगा। तो अपनी गलती कहाँ हुई ये पता चलना बहुत ज़रूरी है। और गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। तो यू मस्ट मेक मिस्टेक्स, बट मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी डे, नॉट सेम मिस्टेक। इफ़ यू डोंट मेक एनी मिस्टेक दैट मीन्स यू आर स्टॉप स्टडिंग, ऐसा मतलब होता है। यू आर स्टॉप लर्निंग, यदि कोई गलती नहीं होती आपकी, मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया, सीधी बात। तो यू मेक मिस्टेक्स, बट मेक अ न्यू मिस्टेक एवरी डे। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग?
यानी जानबूझ के मिस्टेक नहीं करना है अपने को, हो गई तो अलग अलग गलती होना चाहिए, सो दैट आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ये एक है। फिर उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो आपको उतार लेने हैं, वो आपकी क्लासरूम की कॉपी में, यानी मेरी कॉपी, मतलब नाम आपका होगा लेकिन वैसे तो मेरा नाम होना चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कॉस्टिंग बाय PH मिटकरी, फिर ब्रैकेट में टू आइडेंटिफाई ईच वंस कॉपी, ब्रैकेट में लिखिए कॉपीड बाय आपका नाम, ताकि किसकी कॉपी पता चलेगा। और जब जब आप कॉपी देखेंगे पता चलेगा ये प्रॉब्लम मैंने नहीं सॉल्व की, सर ने किए हुए हैं, ताकि आपको लगेगा कि एक बार करना चाहिए। ठीक है। फिर घर जाके जो प्रॉब्लम मैंने किए है एक बार आप फिर से करके देखिए, कोई भी कॉपी पे या कहीं भी रफ पेपर पे जहाँ करना है वहाँ एक बार फिर से करके देखो कि भाई अपन ने सुना है, देखा है, समझा है, अब फिर से अपने को वही प्रॉब्लम आता कि नहीं, इतना इंश्योर करो। तो इफ़ यू डू लाइक दैट तो आपको 80 के नीचे मार्क्स आ ही नहीं सकते। रीज़न, हर एक प्रॉब्लम आपने 3 बार किया है, एक बार आपने किया, एक बार क्लास में हुआ, और एक बार जो है फिर से घर जाके आपने और किया, तो 3 बार हुआ ना भैया। और उसी टाइप के प्रॉब्लम एग्जाम में आएंगे, तो फिर आपको फेल होने कोई राइट है क्या? डू यू हैव एनी राइट टू फेल इन द एग्जाम? एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज द वे यू मस्ट स्टडी। देन आफ्टर एवरी एग्जाम, मतलब आफ्टर एवरी चैप्टर देयर विल बी यूनिट टेस्ट, मतलब उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट दी जाएगी। उस चैप्टर में आपके सारे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो हम डालेंगे, जो लेटेस्ट 3-4 एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है वो डालेंगे। और वो यदि आप सॉल्व कर पाए तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस आएंगे कि अरे वाह, अपने को तो एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और वो आपको सॉल्व भी करके बताएंगे, मतलब आपके हो जाएंगे टेस्ट पेपर चेक होने के बाद, फिर मैं आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, या क्लासरूम में जो बहुत ही डिफिकल्ट लगा, कुछ अलग लगा, उतना क्लासरूम में सॉल्व करूंगा। दैट इज द वे विल बी प्रोसीडिंग। अब वो क्या है कि भी टेस्ट को बैठना चाहिए। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट लोग स्टेट टेस्ट को बैठते नहीं, मतलब यूनिट टेस्ट नहीं देते। क्यों? पढ़ाई नहीं हुई। हुई नहीं क्या बात है? जैसे बारिश नहीं हुई तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, बारिश हो गई तो ठीक, नहीं हो गई तो ठीक। वैसा है क्या पढ़ाई का, कि पढ़ाई नहीं हुई, बोले हम तो लाख करना चाहते लेकिन हुई नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं, ऐसा बोलो, पढ़ाई नहीं की। पढ़ाई नहीं की ये एक्टिव वॉइस है, और पढ़ाई नहीं हुई ये पैसिव वॉइस है। मतलब हम तो लाख करना चाहते थे लेकिन नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि हमारी कोई गलती नहीं है। पढ़ाई नहीं की बोलने से वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन नॉट डूइंग द स्टडीज, ऐसा मतलब होता है। तो थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा गिल्टीनेस आपको फील होगा। तो भाषा का प्रयोग बराबर कीजिए। पढ़ाई नहीं किया ऐसा बोलना चाहिए, बैठे नहीं एग्जाम को। तो एग्जाम को बैठना बहुत ज़रूरी है हर एक चैप्टर के बाद। क्योंकि क्या होता है कि एक 8-8 10-10 दिन में एक एक, या 15-15 दिन, डिपेंडिंग ऑन लेंथ ऑफ चैप्टर, एक एक चैप्टर होते जाएगा। और 15-15 दिन में अपना एक एक चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ तो फिर पूरे 15 चैप्टर कब होंगे? सिंपल सी हिसाब है ना भाई। तो एक चैप्टर 1 महीने में नहीं हुआ तो 15 चैप्टर 15 महीने में नहीं होंगे। तो एक सब्जेक्ट 15 महीने में नहीं हुआ तो 6-7 सब्जेक्ट है आपके, वो कितने दिन में नहीं होंगे, कितने साल में नहीं होंगे। फिर इंटर इतने साल में नहीं हुआ तो फाइनल कितने साल में नहीं होगा, ऐसा हिसाब लगाओ तो पता चलेगा कि अपन एवरी डे यू मस्ट स्टडी। ठीक है। और उसके लिए कोई उपाय नहीं। और आपकी आर्टिकलशिप तो अभी आजकल इंटर के बाद रहती है ना, तो आपको तो काम भी नहीं है कुछ पढ़ाई के सिवा, बरोबर ना भाई? तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और पढ़ाई के टाइम में डोंट काउंट, क्लासेस में जो अटेंड करते हैं आप वो टाइम काउंट मत करो। ये तो बोले हम तो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, नहीं, कुछ काम का नहीं। खुद की पढ़ाई काम की, खुद 2 घंटे पढ़ेंगे, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो क्लास के टाइमिंग के अलावा आपने कितना पढ़ा, दैट यू काउंट एज अ स्टडीज। ठीक है। अब ये सब बता दिया मैंने आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो क्लियर हुआ? ठीक है। अब कैसे पढ़ते हैं लोग वो भी बता देते हैं, क्यों फेल होते हैं। तो इसलिए हमने बोला उसको हाउ शुड यू नॉट स्टडी। अब लोग क्या करते हैं जो आपको नहीं करना, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो वही करेंगे ऑल द वे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, क्लास में आते हैं, पूरा उतार लेते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। न तो होमवर्क में करके देखते हैं, न जो यहाँ हो गए वो घर जाके करके देखते, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ यहाँ पे लिख के लेते और कॉपी में रख देते हैं, और उनको समाधान रहता है कि है अपने कॉपी में है, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, कब है ना, बोले अपने पास अभी से क्या पढ़ेंगे। कुछ लोग तो उनके सीनियर्स बताते हैं उनको, अरे अभी से मत पढ़, बोले भूल जाएंगा। तो जितनी जल्दी पढ़ोगे उतना अच्छा है, अभी से मत पढ़े रे क्या। तो ये मत करो। फिर उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, बस कॉपी में लिखते जाते, बाकी कुछ भी नहीं करते, एब्सोल्युटली नथिंग। और फिर जब एग्जाम आती तो उसके 1 महीने पहले सारी कॉपियाँ निकाल के
फिर वो प्रिंटेड मटेरियल एक साइड में रखते, कॉपी एक साइड में, और फिर उसमें देख देख के उसको वेरीफाई करते कि मैंने प्रॉब्लम सही किया है कि नहीं। मतलब उधर देखेंगे ओपनिंग स्टॉक, हाँ कितना, 5,000 लिया क्या, हाँ बोले ओपनिंग स्टॉक। फिर बोले हाँ क्या क्लोजिंग स्टॉक वो लिया कि नहीं, हाँ लिया। तो ऐसे एक एक देख के टिक लगाते हैं, उसको ऑडिट करते। अब किसी ने सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम सिर्फ अपन बराबर लिखा कि नहीं, उधर से फिगर इधर, इतना चेक करेंगे तो हाउ यू कैन सॉल्व इन द एग्जाम। फिर बोलते हमने 3 रिवीजन मार दिए, 3 रिवीजन मारे, बोले ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको एक प्रॉब्लम करते तो बेटर था। तो कुछ फायदा नहीं उसका, इट्स एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो अपने को समझाना है कि भाई आपने को जल्दी जल्दी पढ़ना है, पूरे साल भर तो पढ़े नहीं, अभी एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है या एक महीना पहले पढ़ना है। तो फिर इस तरह से रिवाइज करते हैं। तो ये रिवीजन नहीं है, दिस इज नॉनसेंस, इट्स ऑफ नो यूज, इट्स टोटली अनप्रोडक्टिव। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है समझ गया, और क्या नहीं करना वो भी समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला हमारा जो डेफिनेशन है कि ये कॉस्ट ने क्या होता है। कॉस्ट वर्ड तो सुना होगा आपने कि नहीं सुना? कॉस्ट वर्ड तो सुना होगा ना? अभी कोई भी, जैसे मान लो आपके दोस्त ने आईफोन लिया, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं, कितने का हुआ, पूछते कि नहीं? कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट मिला कि नहीं, कैशबैक वगैरह क्या क्या है वो सब। तो व्हाट यू वांट टू एसरटेन, कॉस्ट कितनी है उसकी, बराबर है ना। तो वैसे तो हमें कॉस्ट मालूम है, लेकिन थोड़ा सा अपने को और डेप्थ में पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम ही कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अब ये देखो, ये जो शब्द है ना, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये पहले यही सब्जेक्ट था, यही सिलेबस था, उसका नाम था कॉस्टिंग। फिर बाद में रिवाइज हुआ तो उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, किसी के भी साथ मैनेजमेंट लगा दोगे ना तो बड़ा भारी लगता, ठीक है। बाकी कंटेंट्स वही है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नाम बड़े बड़े बदले। आर यू फॉलोइंग? यही सब्जेक्ट फिर फाइनल में आता है, थोड़े प्रॉब्लम की डेप्थ बदलती है, तो और भारी लगना चाहिए सब्जेक्ट। तो फिर उसका नाम कर दिया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कुछ नहीं है, कॉस्टिंग ही है। अब ये जमाना ऐसा है कि नाम बड़े बड़े दो, है ना। वो घर में अपन दाल ढोकली करते, खाते क्या आप कभी? दाल ढोकली वगैरह खाते कि नहीं? खाते हैं। उसको दाल ढोकली बोलेंगे तो अपना गाँवठी देशी पदार्थ लगता है, नहीं उसको बोलेंगे तुम कि ग्रेट इंडियन पास्ता, बोलो पास्ता है बोले, वर्चुअली पास्ता में उसमें कोई फर्क है ही नहीं, है क्या बोलो। शेवड़ी का उपमा बनाते थे अपन घर में, अब शेवड़ी का उपमा ने नूडल बनाना है, नाम वही है, मतलब कोई फर्क नहीं है, तो कंटेंट सेम है। अभी होता क्या है, कॉस्ट को देखो। तो जैसे अपन पहले एक एग्जाम्पल लेके करते हैं कि आपने क्लास, मान लो कॉस्टिंग की क्लास ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो हाउ मच इज द कॉस्ट टू लर्न कॉस्टिंग फॉर इंटरमीडिएट, हाउ मच इज द कॉस्ट टू लर्न द सब्जेक्ट कॉस्टिंग। तो अपन क्या करेंगे, बोले फीस कितनी है। तो मान लो, इसका वास्तव संबंध नहीं, जस्ट फिगर लिख रहा हूं मैं, मान लो 15,000 है, इसका वास्तव संबंध नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज द फीस। तो 15,000 कॉस्ट हो गई ना। फिर कोई बोलेगा उसके बाद जीएसटी लगता साहब, कितना लगता, 18 भाई कि 28 है, 18, तो 18% और ऐड होगा जीएसटी, तो कस्टमर को देना है ना, 15,000 इंटू 18%, तो ये आ गया 2,700, और ऐड करो। तो कोई बोलेगा सिर्फ 15,000, कोई बोलेगा 15,000 और 2,700, 17,700। तो ये हो गई कॉस्ट, बराबर है कि नहीं, हो गए ना। अब कोई और अच्छे से सोचेगा उसको और डेप्थ में, तो बोलेगा ये क्लास कितने दिन चलेंगी। तो बाय द वे ये अपना 3.5 महीने का प्रोग्राम है कॉस्टिंग अलोन, ठीक है। तो 3.5 महीने मतलब आपका जो है 30 नौवद, नौवद और 15, 105 डेज, रफली 105 डेज का प्रोग्राम है। तो 105 दिन आपको रोज यहाँ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो कन्वेंस, पेट्रोल, डीजल, कुछ खर्चा तो आएगा ना, तो वो तो पकड़ा ही नहीं इसमें, तो पकड़ना पड़ेगा ना, कि नहीं पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो फिर हम सोचेंगे भाई हम आप अब हर एक का इंडिविजुअल का घर कितने दूर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई मान लो खापरी से आता होगा तो और ज़्यादा आएगा, कोई बाजू में छूगा तो पैदल पैदल आता होगा। तो एक इंडिविजुअल का अपने को लेना पड़ेगा, तो हर एक के लिए कॉस्ट अलग आएगा फिर, उसका क्या प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है वगैरह उसके हिसाब से। तो मान लो कि आपका घर है रफली किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट एक्स के लिए,
उसका घर मान लो यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर आना 5 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर पर डे, 10 किलोमीटर पर डे, ऐसा 105 दिन जाना पड़ेगा उसको, तो 1050 किलोमीटर हो गया। फिर वो कैसे आता है, मोटरसाइकिल से आता है कि मर्सिडीज से आता है, उसके ऊपर डिपेंड है कि उसका खर्चा कितना आएगा पेट्रोल का। अब मान लो मोटरसाइकिल से आता है, फिर उसकी गाड़ी एवरेज कितना देती है, तो ये सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो उसकी गाड़ी एवरेज देती है 50 का, तो फिर इसको डिवाइड बाय 50 करो, 1050 डिवाइडेड बाय 50, मतलब उसको 21 लीटर पेट्रोल टोटल लगेगा। और पेट्रोल का भाव क्या है, कम ज़्यादा होते रहता है, 100 रुपये मान लो, मोटा मोटी 100 रुपये मान लो, कभी कम होता कभी ज़्यादा होता, 100 रुपये, तो 2100 रुपये तो पेट्रोल के हो गए साहब, हो गए ना, 2100। कोई मेट्रो से आता होगा तो उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हो गया। फिर उसके बाद कॉपी वगैरह लेना पड़ेगा ना आपको, कॉपी, दो तीन चार, 200 पेज की 3-4 तो कॉपी लग जाएंगी। फिर पेन, रिफिल, वो सब। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा मान लो अंदाज से 400 रुपये। और कुछ खर्चा बाकी है क्या, कॉस्टिंग सीखना है तो इतना खर्चा टोटल कर लेते, 17,700 प्लस 2,100 प्लस 400, 20,200। डू यू एग्री, बराबर है। तो किसी ने 15,000 बोला वो भी सही है, किसी ने 17,700 बोला वो भी सही है, किसी ने 20,200 बोला बहुत ज़्यादा सही है। तो ये कास्ट है कि नहीं, समझे क्या। तो बस इस तरह से पढ़ना पड़ता अपने को, बेसिक तो अपने को मालूम ही है कास्ट क्या है, सिर्फ उसको थोड़ा अपना टेक्निकल सब्जेक्ट है, चीज़ों को पढ़ के क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं, वो सब हमें समझना है। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि अपने को ट्रांसपोर्ट ऐड करना पड़ता, कि सोचा था आपने, सोचा स्टेशनरी का तो शायद दिमाग में आ गया होगा आपके, आई डोंट नो। लेकिन अब इसमें और कैसे और फैक्टर रहते हैं। मान लो कि आपके पिताजी की दुकान है, ठीक है, और आपने बोला था उनको कि भाई फाउंडेशन की एग्ज़ाम हो गई, अब रिजल्ट लगेगा, फिर उसके बाद क्लास शुरू हो गई, तब मैं जाऊंगा। तो मैं बोले रोज़ आपके पास आपकी मदद करने के लिए सवेरे रोज़ मैं दुकान खोलूँगा 8 बजे, और पिताजी को बोला आप 12-1 बजे तक खाना वाना खा के बढ़िया आराम से आइए, तब तक मैं संभालूंगा दुकान, ठीक है। तो अब आप दुकान संभाल रहे थे 5-6 घंटे सवेरे, ठीक है। अब क्लास में आके बैठेंगे तो दुकान नहीं जा सकते, तो फिर वहाँ पे दूसरा कोई आदमी रखना पड़ेगा ना, के लिए रखना पड़ेगा, तो उसकी सैलरी देना पड़ेगा। मान लो पार्ट टाइम आपने रख दिया एक 10,000 महीने से, तो 4 महीने के लिए आपको 10,000 इंटू 40,000 वो भी जोड़ना पड़ेगा। कॉस्टिंग पढ़ना है तो आपकी जगह दूसरा कोई आदमी वहाँ पे काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो उसकी सैलरी एडिशनल बर्डन हो गया आपकी फैमिली के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तो 40,000 और जोड़ना पड़ेगा। एंड देन आपकी कॉस्टिंग पढ़ने की कॉस्ट 60,200 होगी, इफ यू आर अदरवाइज हेल्पिंग योर पेरेंट्स इन रनिंग देयर बिजनेस। और यदि नहीं तो आपके लिए सिर्फ 20,200 ही हो गई। तो ये इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे अनेक प्रकार की कॉस्ट होती है। तो जो ऐसे स्टूडेंट है कि भाई वो घर में तो की मदद कर ही नहीं रहा था, वैसे ही सो रहा था पाव लंबे करके, तो फिर वो 20,200 ही ठीक है कॉस्ट उसके लिए। लेकिन someone who was utilizing his time in a family business and thus saving 40 rupees which otherwise would have been paid to some person, to some employee, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। ये समझ रहे हैं। तो दिस हाउ वी फाइंड द कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्टिंग पढ़ने की कॉस्ट, यानी एक कोर्स ये आपका जो है पढ़ने की कॉस्ट होगी 60,200, यदि इफ यू आर मान लो कि हेल्पिंग योर पेरेंट्स इन द बिजनेस। यहाँ तक समझा, पक्का। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया। तो फिर हाउ वी डिफाइन द कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को ऐसा बोलते हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेस विच आर सैक्रिफाइस, वैल्यू ऑफ द resources which are sacrificed for attaining certain objective is what is called as cost। समझ रहे। इन शॉर्ट, आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता। जो खोना पड़ता है उसकी वैल्यू इन मनी
इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। खत्म। तो वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब मटेरियल, मैन पावर, मनी, दीज आर ऑल रिसोर्सेस। ठीक है, तो हर चीज को अपने को रुपये में काउंट करना है। अकाउंट्स में पढ़े ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़े कि नहीं? तो ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अनुसार रहता है, मतलब एवरीथिंग इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपको जो रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, द रिसोर्सेज विच यू वांट टू फॉरगो फॉर गेटिंग सर्टेन थिंग इन रिटर्न, दैट इज टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न कॉस्टिंग योर ऑब्जेक्टिव, to learn costing is your objective. For that you have to forgo all these money, and the total valuation comes to either 60,200 or 20,200, as the case may be from person to person. So this is called as cost. तो कोई भारी बात है क्या? तो what is cost then? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जो खो रहा है वो कॉस्ट है। बट ऐसी डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे क्या? अरे उसको नहीं समझेगा ना, ये है वही, है वही, लेकिन ये अपनी सिंपल भाषा में हो गया। आजकल मैनेजमेंट का जमाना है ना, तो सब्सटेंस थोड़ा सा रहता है, बम बम बोलना पड़ता लंबे लंबे शब्द यूज करके, है ना? तो इसलिए उसको डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखी है। इट इज द रिसोर्सेस दैट हैव बीन और मस्ट बी सैक्रिफाइस। अभी दैट हैव बीन और मस्ट बी सैक्रिफाइस मतलब एक ही बात है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी सैक्रिफाइस टू अटेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। नाउ इट इज द अमाउंट एक्चुअल और नोशनल। अब कभी कभी क्या एक्चुअल अमाउंट होती है, कभी नोशनल होती है। नोशनल मतलब क्या? जैसे आपकी दुकान है, मान लो मेन रोड पे, बर्डी मेन रोड पे आपका घर है, नीचे दुकान है और ऊपर घर है, नीचे दुकान ऊपर घर है। अब वो दुकान आपने किराए से दिया तो आपको 50,000 महीना किराया आता। वो दुकान आपने यदि किराए पे दिया तो 50,000 महीना किराया आता। वो किराए पे देने के बजाय आपने अपना वहां का छोटा सा बिजनेस डाला, तो आप अपने आप को ही तो किराया नहीं देंगे ना, कि देंगे? नहीं देंगे, लेकिन उस बिजनेस की कॉस्ट निकालने के समय किराया पकड़ना पड़ेगा आपको। आर फॉलोइंग? क्योंकि यदि मैं ये दुकान किराए से देता था तो मैं 50,000 कमाता था, मतलब मेरी दुकान होने से मैं P&L में डेबिट नहीं कर सकता किराया, लेकिन कॉस्ट निकालने के लिए मुझे वो कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं नोशनल। यानी कभी कभी एक्चुअल होती है, जैसे बाजू में आपने दुकान दूसरे की दुकान किराए से लिए तो एक्चुअल रेंट पे करेंगे। खुद ही की दुकान में, खुद ही की बिल्डिंग में अपने काम शुरू किया, तो यू आर अदरवाइज फॉरगोइंग द रेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज नोशनल। समझ रहे क्या? तो डिसीजन मेकिंग के लिए जरूर रहता है। कैसे जरूर रहता है? देखो, 50,000 तो किराया आता है। अब आपने बिजनेस शुरू किया और वो बिजनेस से आपको 20,000 महीना मिल रहा, नेट प्रॉफिट मिल रहा, 20,000 महीना, तो आप क्या बोलेंगे? क्या फायदा है? बोले किराए से तो वैसे ही 50,000 मिलते, ये तो 24 घंटे बिजी रह के 20,000 कमा रहा हूँ, बंद करो बिजनेस, बोलेंगे कि नहीं? दैट मीन्स विल कंसिडर दैट नोशनल। तो कॉस्ट में हम नोशनल कॉस्ट भी पकड़ते हैं। आर यू फॉलोइंग? तो इसलिए यहाँ लिखा है द एक्चुअल अमाउंट, द अमाउंट में भी एक्चुअल और नोशनल। एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटल मतलब विच कैन बी चार्ज, विच कैन बी आइडेंटिफाइड टू ए स्पेसिफिक थिंग और एक्टिविटी, जिसको अपन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये कैलकुलेटर बनाना है, तो इसके लिए क्या क्या लगेगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फलाना ढिकाना, तो सब कॉस्ट। अब ये कैलकुलेटर कैसा बनता है अपने को पता नहीं, पता नहीं है, लेकिन हलवा कैसा बनता है मालूम है कि नहीं? तो उसका एग्जाम्पल समझना चाहिए। हलवा कैसा बनता है मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं? कि बना कभी नहीं बनाया? बनाना चाहिए। वो वन एवरीबॉडी, एवरी वन वेदर इज बॉय और गर्ल मस्ट नो कुकिंग। कम से कम रोज का जो है, रोज का उतना, मतलब सब्जी भाजी रोटी उतना तो आना ही चाहिए। द डेज अहेड आर वेरी बैड, तो आना ही चाहिए उतना। तो हलवा नहीं आता बनाते? अच्छा, फिर क्या आता? चाय तो बनाती आती? क्यों भी नहीं आती? चाय बनाते आती कि नहीं? हाँ, तो चाय बनाते आती है। तो चाय, एक कप चाय की कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले पानी लगता, वो तो फोकट में आता, समझ लो कि नहीं आता, कि पानी की कॉस्ट है। आपको पता नहीं होगा हाउ मच दे चार्ज, कारपोरेशन वाले अपने को पानी का क्या चार्ज लगाते, पता है आपको? नहीं पता? वो 15 रुपए लगाते हैं आपको 1,000 लीटर का। हेलो, 1,000 लीटर का 15 रुपए लगाते, 15 डिवाइड बाई 1,000 करो,
15 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कितना हुआ 0.015, यानी एक पैसा भी नहीं लगाते, 0.015, एक पैसा भी नहीं है, एक और थोड़ा सा आधा, यानी 1.5 पैसा समझ, ज्यादा से ज्यादा। तो आपको कितना चार्ज कर रहे हैं, 1.5 पैसा पर लीटर। तो 1 लीटर का पानी का सिर्फ 1.5 पैसा चार्ज करते हैं अपने को, इतना सस्ता है पानी। हेलो, समझ रहे हैं क्या? आर यू फॉलोइंग दिस? तो अब इसमें से भी अपन 1 कप लेंगे तो क्या गिनेंगे क्या उसको? छोड़ दो ना, कि नहीं छोड़ेंगे? छोड़ दो, मतलब चिल्लर है, पानी की कॉस्ट छोड़ देंगे, क्योंकि अरे 1.5 पैसे में 1 लीटर मिलता है ना अपने को, चाय बनाने के लिए 100 ml तो पानी चाहिए, कहाँ लेंगे उसको? छोड़ दो। लेकिन दूध लगेगा मटेरियल में, फिर चाय पत्ती लगेगी, फिर वो मसाला वसा डालेंगे तो वो लगेगा, इलायची या अदरक जो भी है। हो गया, तो ये मटेरियल हो गया, सिंपल है, ये मटेरियल हो गया। फिर इसके बाद और क्या लगेगा? सोचो ना, चाय बनाने के लिए और क्या लगता? गैस। तो गैस की कितनी कॉस्ट आएंगी वो देखना पड़ेगा। तो सिलेंडर तो 1000 रुपये का आता, लेकिन एक सिलेंडर में एक ही कप चाय होता क्या? बोलो, नहीं हो तो 2-3 महीने चलता। तो वो फिर पूरे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे कि भाई कितने घंटे चलता है टोटल, और फिर 1 घंटे में कितना गैस निकलता है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका है कि चाय बनाने के पहले सिलेंडर का वजन करो, और चाय बनाने के बाद सिलेंडर का वजन करो, तो जो डिफरेंस आया उतना गैस कंज्यूम हो गया, बराबर है, उतना गैस कंज्यूम हो गया। और वो गैस का टोटल सिलेंडर 13 पॉइंट कुछ किलो का रहता है, 14 किलो का रहता है। तो 14 किलो के लिए 1000 रुपये, तो उतना जो ग्राम आएगा उतना, उसके लिए कितना, ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पड़ेगा ना। फिर इस तरह से हम कॉस्ट निकालेंगे। तो कोई बड़ी भारी बात है क्या? भारी बात है क्या? तो कोई भी चीज की कॉस्ट निकालना। अब हम लोग ये किचन की उदाहरण इसलिए लेते कि अपने कैलकुलेटर कैसा बनता मालूम नहीं ना। अब वो पहले समझना पड़ेगा कि कैलकुलेटर कैसा बनता है, उसमें वो पीसीबी क्या होते हैं, उसमें माइक्रो स्विचेस क्या होते हैं, प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, हार्डवेयर प्रोग्राम, वो तो पढ़ाने में तो फिर तो कॉस्टिंग से ज़्यादा टाइम हो, एक कैलकुलेटर बनाने में जाएगा हमारा। तो इसलिए हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उससे हम समझते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ जाए। एनीवे, तो कॉस्ट निकालते आएगा फिर आपको, कि नहीं निकालते आएगा? कोई भी चीज़ की कॉस्ट निकालते आएंगे कि नहीं? जैसे मकान बांध रहे, मान लो अपन बंगला बांध रहे हैं, तो बंगले की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सोचो वाला, जरा जरा दिमाग खुला करो। बोले हमने अभी तक बंगला बांधे ही नहीं, अब लेकिन लोगों का बनते हुए तो देखा होगा ना। क्या क्या लेंगे बोलो? फिगर छोड़ो, बट आइटम कौन से लेंगे? बंगला बांधना है अपने, क्या? लैंड, पहले तो लैंड कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी कॉस्ट रहेगी लैंड कॉस्ट। फिर उसके बाद हाँ, सीमेंट, लोहा, और क्या क्या, उसको एक एक आइटम में बोलते हैं मटेरियल। ये मटेरियल हो गया पूरा, सीमेंट, लोहा, बजरी, रेती, पानी, पानी, ये सब मटेरियल। लेबर, वेजेस जिसको बोलेंगे अपन, लेबर, ठीक है ना, मतलब अलग अलग प्रकार के लेबर रहेंगे। फिर उसके बाद आर्किटेक्ट की फीस वगैरह, आर्किटेक्ट की फीस, ठीक है, उसको लेबर में नहीं डालेंगे कि डालेंगे? नहीं, वो जनरली वर्कर लोग जो काम करते हैं उसको जो पेमेंट करते हैं उसको लेबर बोलते हैं, आर्किटेक्ट के लेबर को लेबर नहीं बोलते, ठीक है। तो उसको ओवरहेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओवरहेड, मतलब बाकी खर्चे। तो बाकी बहुत सारे खर्चे आएंगे, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगेंगे आपको, पानी भी लगेगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है ना, काफ़ी पानी लगता है बिल्डिंग बनाने में। तो ये सब आ जाएगा ओवरहेड में। तो इस तरह से फिर एक एक का कॉस्ट निकालेंगे, टोटल मारेंगे, खत्म बात। फिर बिल्डिंग पहले प्लान सैंक्शन करवाना पड़ता, तो एनआईटी वाले बहुत पैसे लेते, एनआईटी या कारपोरेशन वाले, बहुत बहुत, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। आपकी लैंड की कॉस्ट मान लो आएगी 1 करोड़, 2400 स्क्वायर फीट का प्लॉट है मान लो, लैंड की कॉस्ट है 1.5 करोड़, लैंड की कॉस्ट है 1.5 करोड़, और वो प्लान सैंक्शन करने डालेंगे ना, तो वो कम से कम 12-15 लाख रुपए लेते आज की डेट में। 12 से 15 लाख रुपए सिर्फ प्लान सैंक्शन करवाने का लेते। करना कुछ नहीं, उनको आर्किटेक्ट बना के देता, वो बराबर है कि नहीं, कायदे के हिसाब से देखते, ओके करते, ठप्पा लगाते, फिनिश। बट धंधा है उनका, कारपोरेशन, उनको दूसरी किधर से भी पैसा नहीं आता, तो प्लान सैंक्शन करवाने से पैसे लेते हो। तो आपका एक 2000 फुट का भी बंगलो होगा तो 12 लाख तो कहीं गए नहीं। तो ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द कॉस्ट। डू यू एग्री? मोटा मोटी तो थोड़ा सा समझ रहा हूँ ना कॉस्ट क्या होती है। अब फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग,
we do the classification of cost. We do the classification of cost. Classification मतलब क्या कि एक ही चीज को भेद करने का, अलग अलग हिसाब से उसका हम भेद करते हैं, भेद यानी डिस्टिंक्शन करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देर आर सर्टन वेज ऑफ क्लासिफाइंग द कॉस्ट। एक है ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या कि जैसा, फिर से वो हलवे पे आना पड़ेगा। हलवा कैसा बनाते एक बार बता ही देते, पता है क्या आपको कि नहीं पता? पता है क्या क्या लगता है हलवे को, हलवा बनाने में क्या क्या खाया तो होगा ना हलवा, तो खाने से पता नहीं चलता इसमें क्या क्या होगा? मिर्ची होंगी? नहीं, तो पता चलता ना क्या क्या होगा, तो खाने से तो बताओ कम से कम। भले ही नहीं किया होगा लेकिन खाया तो, वो खाने से तो पता चलता क्या क्या होगा भैया, उसमें रॉकेल होगा कि पेट्रोल होगा, क्या होगा बताओ? घी होगा, फिर शुगर होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे, और क्या होगा? हम्म। हाँ मतलब काय का हलवा बना रहे तो सूजी या रवा जिसको बोलते हैं आप, रवा सूजी मालूम है कि नहीं? कुछ नहीं, गेहूं को थोड़ा सा दरदरा पीसते हैं, उसको सूजी बोलते हैं, है क्या उसमें? ये रवा बोलते हैं, ठीक है, मालूम होना चाहिए भाई। देखो, कॉस्टिंग कॉमन सेंस है, तो आपको रोज जो खाते हैं उसमें भी सोचना पड़ेगा इसमें क्या आता। तो भले हम बनाते नहीं, लेकिन खाने से तो पता चलता है इसमें क्या है करके। कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं आप खाना खाने के लिए, तो वो अजीबोगरीब नाम रहते हैं उसके, रहते ना, अजीबोगरीब नाम रहते हैं, ठीक है। और वो नाम से पता ही नहीं चलता कि आइए अंदर क्या देने वाला है अपने को, चलता क्या पता। अब उसने समोसा लिखा तो समझ जाता क्योंकि अपने बहुत बार खाया हुआ है, लेकिन वो कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा नाम दे देता उसमें। जैसे लिखेंगे कि भाई इटालियन फोंडे, क्या समझा आपने? कुछ समझता क्या फोंडे ने क्या है? भाई ये पदार्थ है। इफ यू गो टू लिटिल इटली, लिटिल इटली का वो रेस्टोरेंट है ना एमएलए हॉस्टल के सामने, वहाँ जाइए, फोंडे। अपने फंडे मालूम है कॉस्टिंग के अकाउंट से, वहाँ जाके फोंडे खाने गए हैं, पता नहीं चलता क्या है फोंडे। तो इसलिए वो बराबर उसके नीचे लिखा रहता है क्या क्या देगा, फोंडे में क्या क्या रहेगा, वो बराबर पूरा डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखा रहता है उसका। तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़ के पता चलता कि वो अंदर आने वाला क्या मटेरियल आने वाला है। तो ऐसा तो मालूम होना चाहिए अपने को कि भाई हलवा खाना है तो क्या क्या रहेगा, और क्या रहेगा, और क्या, बस हो गया क्या? गैस, वो गैस हलवे के अंदर रहता क्या बताओ? यानी वो हलवा खाने से पता चलता कि इसमें गैस है? नहीं पता चलता। तो आपने जो बोला बरोबर है, लेकिन ये जो है, जो डायरेक्टली अपने को दिखता है, उसमें महसूस होता है या दिखता है कि घी दिखता है, शुगर दिखता है, ड्राई फ्रूट्स दिखते हैं, हलवा, सूजी, सूजी दिखती है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इसकी जो कॉस्ट होंगी उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। समझ रहे हैं क्या? और आपने जो बोला गैस, पानी, पानी भी लगेगा ना कि नहीं लगेगा? हलवे में पानी भी डलता है ना कि नहीं डलता? अरे किचन में थोड़ा थोड़ा काम करते जाओ रे बाबा। कॉस्टिंग इज वेरी मच रिलेटेड टू किचन, क्योंकि वहां भी पदार्थ बन रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल पदार्थ तो अपने को आते ही नहीं ना। मैं बोलूँगा ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, क्या लगता? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्या लगता? तो ये तो अलग पार्ट होगा ना, वो तो अलग नॉलेज होगा केमिस्ट्री का। बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगता, कैल्शियम ऑक्साइड लगता, फिर उसके ऊपर पानी डालो तो उसका बोलता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके ऊपर से क्लोरीन पास करो, क्लोरीन मिक्स करो, तो ये बनता CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन इसके लिए तो अलग नॉलेज चाहिए ना, तो ये तो पढ़ने से रहे आप, ये पढ़ने से रहे, अभी नहीं पढ़ सकते इसको। तो हमें अच्छे समझना है तो ये जो अपन रोज खाते हैं, रहते हैं, यूज करते हैं, वही यूज करना पड़ेगा। बोले कार में बैठ के आते, कार का एग्जाम्पल लो। अबे कार में 5,000 अलग अलग टाइप के पुर्जे लगते हैं, कहाँ समझता अपने को? समझता है क्या? नहीं समझता। तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल क्यों लेना आपने को समझने के लिए? जो रोजमर्रा के उदाहरण है जिससे हमें रोज वास्ता होता है वो हम पढ़ेंगे। तो गैस लगेगा, वाटर लगेगा, और क्या लगेगा बोलो? किचन में बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा ना। लाइट लगाएंगे, अंधेरे में करेंगे? चिमनी लगाएंगे, वो गैस के ऊपर चिमनी लगती है ना, चिमनी मालूम है ना, वो लगेगी, तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी। और क्या लगेगा? हम्म। यूटेंसिल्स लगेंगे। अब वो तो खत्म नहीं हो जाता ना मैडम। जैसे कढ़ाई लिया,
हलवा बनाया, कढ़ाई खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई क्या? नहीं हो गई, तो उसका डेप्रिसिएशन। हेलो, उसका, क्योंकि एक बार कढ़ाई ले ली, मान लो आपने 500 रुपए की, तो 10-12 साल चलनी है, तो उसका थोड़ा वो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो थोड़ा छोड़ देते, थोड़ी देर के लिए अपन, लेना पड़ेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते। और ऐसा आप बोलेंगे तो सब्जेक्ट क्लियर होते जाएगा, क्या लेना क्या नहीं लेना है सब। अब ये जो है ना, इधर लिया अपन ने, उधर वो कढ़ाई वाला भी लेना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन यूटेंसियल्स का डेप्रिसिएशन, गैस का भी डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, गैस इक्विपमेंट, स्टोव जो है गैस का, उसका भी डेप्रिसिएशन वो सब लेना पड़ेगा, चिमनी का भी डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब तो ले लेंगे हम। लेकिन हलवा खाते हैं तो उसमें दिखता नहीं डेप्रिसिएशन, उसमें गैस दिखता नहीं, दिखता है क्या? नहीं दिखता, इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं उसमें। तो ये कैसे, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। और ये जो दिखता है उसमें घी है, महसूस होता है, शुगर है, ड्राई फ्रूट्स है, सूजी, रवा रवा सूजी एक ही बात है, ये महसूस होता है उसमें, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। समझे क्या? तो कोई भी चीज हम बनाते तो उसमें मेन मेन के आइटम्स रहते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। और जो अलाइड आइटम्स है, जो लगते ही है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी मतलब टू फाइंड आउट, हाउ टू ट्रेस। जैसे आप ये जो बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब ये बेंचेस को देख के आपको पता चलता है इसको बनाने में क्या क्या लगा होगा। क्या क्या लगा होगा? प्लाईवुड लगा होगा, माइका लगा होगा, लोहे के एंगल लगे, तो प्लाईवुड, माइका, लोहे के एंगल, ये सब क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। ये क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल। तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। फिर थोड़ा बहुत पेंट लगा होगा, फिर कटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, कटर मशीन के लिए वगैरह, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब दैट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस with the unit produce or service given. Are you following? So there are two types of industries. One is called as the product industry and other is called as service industry. कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, दो प्रकार में क्लासिफाई होती है, या तो वो प्रोडक्शन करती है किसी चीज का, या सर्विसेज बेचते हैं। जैसे हम लोग सर्विसेज बेचते हैं, कॉलेजेस सर्विसेज बेचते हैं, कोचिंग क्लासेस सर्विसेज बेचते हैं। आर यू फॉलोइंग? वैसे कार मैन्युफैक्चरर कार बेचता है, तो दैट इज अ प्रोडक्शन इंडस्ट्री। ट्यूबलाइट, फैन, टीवी मैन्युफैक्चरर्स, दे प्रोड्यूस समथिंग। तो एनी इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड सर्विस इंडस्ट्री। तो दोनों साथ साथ हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझा क्या आपको फिर? तो डायरेक्ट कॉस्ट मतलब द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस, विच कैन बी आइडेंटिफाइड with the unit produce or service given, that is called direct cost. और indirect मतलब that which cannot be identified with the unit produce or service given is called as indirect cost। खत्म बात। तो जो बड़े बड़े आइटम दिखते हैं अपने को कि ये प्रोडक्ट में लगे होंगे, वो सब आपको दिखते हैं ना, ऐसा आंखों से दिखेंगे ऐसा नहीं। जैसे इसको कुछ लेबर लगा होगा ना, कारपेंटर ने पैसे लिए होंगे, that will be classified as direct cost, that will be called as direct labor cost। और ये जो प्लाईवुड है, प्लाईवुड है, लोहे के एंगल्स है, दैट विल कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। तो वो मटेरियल है लेकिन दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। देन लेबर है, वो डायरेक्ट लेबर। तो जो कारपेंटर को हम वेजेस देंगे, जैसे हमारा हलवा बनाने के लिए भी वेजेस लगेंगे ना, अपन क्या हो रहा, खुद बना रहे इसलिए पकड़ नहीं रहे उसको। हेलो, खुद बना रहे इसलिए पकड़ नहीं, लेकिन घर में कोई महाराज रखा होगा काम करने के लिए, ठीक है, तो वो जो चार्जेस लेगा वो लेबर हो गया। आर यू फॉलोइंग? अब खुद का ले नहीं रहे हम, लेकिन हम उतना समय दूसरी जगह लगाते तो कितना कमाते, दैट विल बी अवर डीम्ड कॉस्ट। जैसा इधर बोला था ना, नोशनल। जैसे हम खुद बना रहे हैं, तो खुद के टाइम की तो कुछ कॉस्ट है कि नहीं है, और ज्यादा रहती है। खुद की कॉस्ट तो और ज्यादा रहेगी। मतलब सपोज यू आर क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट और 1 घंटा हलवा करते बैठे, ठीक है, तो वो 1 घंटा काम करके आप 2,000 कमा सकते थे, तो 2,000 रुपये ऐड करना पड़ेगा, तो बहुत महंगा पड़ेगा हलवा, नोशनल कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। अब
शौकिया तौर पे कर रहे तो बात अलग है, यू मे नॉट ऐड इट। बट यदि आप, हम कॉस्टिंग कब करते हैं, जब हमें प्रोफेशनली उसको बेचना है तब, बराबर है ना। यानी ये पहले वो भी बात समझ लो, वाई वी स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग, हम क्यों पढ़ते हैं, तो बोले एक तो सिलेबस में इसलिए पढ़ते हैं। हाँ वो तो बराबर है, नहीं तो क्या को पढ़ते थे। बट सिलेबस में क्यों है, नेक्स्ट सवाल आएगा, वाई दे पुट कॉस्टिंग इन सिलेबस। तो एनी सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री हैज टू सेल इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बेचने के लिए बनाते हैं ना भैया। अब उसमें प्रॉफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, ये लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा, उसके लिए अपनी कॉस्ट क्या है वो मालूम होना चाहिए ना। तो टू फिक्स द सेलिंग प्राइस वन मस्ट नो व्हाट इज द कॉस्ट टू आवर सेल्स। तो बनाने में कॉस्ट क्या आता है ये तो पता चले, तब तो अपन उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे ना। तो बेसिकली cost we have to study, because every product which we manufacture, we have to sell it, and for selling we have to fix the selling price, and for fixing the selling price we must know what is the cost for production for us. That is the reason. समझे क्या, पक्का। तो इसलिए हम कॉस्ट पढ़ते हैं। अब घर में हलवा बना के खाना है, बेचना थोड़ी ना है, बेचना है क्या। तो वी आर नॉट बॉदर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट देयर, बराबर है। ये अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन आपको रेस्टोरेंट डालना है, या रेस्टोरेंट डाल दिया और नई नई डिश बनाना है, तो फिर उसकी कॉस्टिंग रखना पड़ेगा ना। तो उसका प्राइस रखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, तो फिर उसमें कॉस्ट कितनी आती है वो निकालना पड़ेगा। यही हलवा आपको यदि बाहर बेचना है, रेस्टोरेंट में बेचना है, तो इसकी कॉस्ट अपने को केयरफुली निकालना पड़ेगी। इसमें वो जो शेफ है उसका भी लेबर ऐड करना पड़ेगा ना। तो फिर उसमें प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा, और फिर बाद में उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स होगी। उसमें जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा, तो सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन घर में बनाते तो डजंट मैटर, बना खाना है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें गिनते नहीं अपन घर में। हेलो, समझ रहे क्या। तो हम एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि अपने को पता रहता है ये सारी चीजें, इसलिए चिल्लर चिल्लर एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बेसिकली समझा आपको व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डेफिनेशन हो गई, द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस डायरेक्टली विद द यूनिट प्रोड्यूस और सर्विस गिवन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। ये सब डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई आपको मटेरियल में मिलेंगी फर्स्ट चैप्टर में। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं ले रहा हूँ, अब वी आर जस्ट डूइंग इंट्रोडक्शन। फिर एक 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 डायमेंशन हो गया, ये एक तरीका हो गया क्लासिफाई करने का। देयर कुड बी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्लासिफाइंग द सेम थिंग। व्हाट आई मीन इज, यहाँ पे जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सेम स्टूडेंट, उसको जैसे मान लो स्टूडेंट एक्स है, उसका नाम एक्स है, तो उसको हम अलग अलग नाम से, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे वो मेल है कि फीमेल है, एक तरीका हो गया ना। फिर उसके बाद वो नागपुर का है कि नागपुर के बाहर का है, नागपुरियन है कि नॉन नागपुरियन है, ये भी एक तरीका हो गया ना। फिर और एक तरीका होगा कि ट्वेल्थ साइंस किया कि ट्वेल्थ कॉमर्स किया, ये भी एक तरीका होगा कि नहीं, बराबर है। देन पेरेंटल इनकम मोर देन 5 लाख है कि लेस देन 5 लाख है, ये भी एक तरीका होगा। तो सेम स्टूडेंट, इट इज क्लासिफाइड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट वेज, समझा। तो सेम कॉस्ट, एक तरफ से हम उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसा क्लासिफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको वेरिएबल और फिक्स ऐसा क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं बिहेवियर और नेचर ऑफ वेरिएबिलिटी। पहले को क्या बोला, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, first he is classified on the basis of sex, second he is classified on the basis of residence, third he is classified on the basis of his 12th background, fourth he is classified on the basis of his parental income. तो वैसा cost is classified on the basis of traceability, मतलब whether you can directly identify or not. If you can directly identify the cost, it is called direct cost. If you cannot identify directly with the product you produced, it is called as indirect cost. दूसरा तरीका है बिहेवियर, नेचर और वेरिएबिलिटी। अब इसके बेसिस पे क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 100 स्टूडेंट आते हैं और आपको बैग देंगे मटेरियल के साथ। अब वो एक बैग की कॉस्ट हमें पड़ती है 300 रुपये, मान लो एक बैग की कॉस्ट पड़ती है 300 रुपये। तो 100 स्टूडेंट आएंगे तो मुझे बैग की कॉस्ट कितनी आएगी, 30,000 आएगी कि नहीं।
फिर 200 स्टूडेंट आएंगे तो बैग की कॉस्ट कितनी आएगी? नहीं समझे भाई, एक बैग 300 की है, 200 स्टूडेंट आएंगे तो मेरे को 300 बैग देने पड़ेंगे ना, तो 300 इंटू 200 कैलकुलेटर से करेंगे तो कितने आएंगे? 60,000। 400 स्टूडेंट आएंगे तो 1,20,000। 10 स्टूडेंट आएंगे तो क्या होगा? बोलो, बोलो ना। 3,000। बराबर है। अब ये होता क्या है कि जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डबल हो गए तो कॉस्ट डबल हो गई। दिख रहा क्या आपको? 30 का 60,000। फिर ये ट्रिपल हो गया, 100 का 300 मतलब क्या हुआ? ट्रिपल। तो इधर 30 का 90,000 हो गया, ट्रिपल हो गया। हो गया ना? फिर 100 के जगह 400 आए तो इधर 30,000 के जगह 1,20,000। तो समझ रहे हैं क्या आप लोग? तो हो क्या रहा है कि जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, एग्जैक्टली उस प्रोपोर्शन में बैग की कॉस्ट बढ़ती है। ये समझ रहे हैं आप? प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन फाउंडेशन में पढ़े ना, कि भूल गए? फाउंडेशन में ऐसे में पढ़े ना। तो ये प्रोपोर्शन है कि जिस प्रोपोर्शन में स्टूडेंट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, उस प्रोपोर्शन में बैग की कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है। और ऐसे यदि कॉस्ट है तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट देन? द कॉस्ट विच चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। ये आप थोड़ा लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट। The cost which changes in direct proportion is called as variable cost, is called as variable cost। समझा है क्या? समझा है? अब सीधी सी बात है कि एक कप चाय बनाने के लिए 10 रुपए का दूध लगता है, तो 2 कप चाय बनाने के लिए कितने रुपए का दूध लगेगा? बोलो ना, अब दिमाग खुला रखो बाबा। एक कप चाय बनाने के 10 रुपए का दूध लगता है, 2 कप चाय बनाने के कितने रुपए का दूध लगेगा? 20 रुपए का। 10 कप चाय बनाएंगे तो कितने रुपए का दूध लगेगा? 100। तो क्या हुआ? जिस प्रोपोर्शन में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, उस प्रोपोर्शन में आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल बात है कि नहीं है? बस। अब आप आगे देखिएगा। अब सपोज हमने ऐसा बोला कि भाई एक्स है, या दूसरा इधर का एग्जांपल लेते हैं। ये तो बैग का कॉस्ट हो गया, वेरिएबल हमने बता दिया है। अब रेंट है। मान लो हमें रेंट देना पड़ता 6 महीने के लिए इस क्लासरूम का, 10,000, 10 लाख रुपए मान लो, एग्जाम्पल, इसका वास्तव संबंध नहीं। रेंट 10 लाख। अब 100 स्टूडेंट आएंगे तो रेंट कितना देना पड़ेगा? 10 लाख। और 200 आएंगे तो 10 ही लाख। और 10 आएंगे तो 10 ही लाख। इसका मतलब कितने भी स्टूडेंट आए, एक्टिविटी लेवल कुछ भी रहे, एक्टिविटी लेवल कुछ भी रहे, क्या होगा? हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे? हमारी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, उसको बोलते फिक्स कॉस्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी? द कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब इसको प्रोडक्शन तो नहीं बोल सकते ना? नहीं समझ रहे? जैसे 100 स्टूडेंट आए, 200, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन हो गया क्या 100, 200, 400 स्टूडेंट? नहीं, तो ये सर्विसेज है, तो इसको एक्टिविटी लेवल बोलते हैं। ठीक है, यदि हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो देन प्रोडक्शन हो गया, लेकिन सर्विस देते हैं तो एक्टिविटी लेवल। तो एक्टिविटी लेवल है जनरल वर्ड है, जो प्रोडक्शन में भी यूज होता है और सर्विसेज में भी यूज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए आप। फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट the cost which remain
remain constant in the cost which remain constant irrespective of level of activity. मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्टिविटी लेवल कम हो ज्यादा हो, रेंट उतना ही लगना है आपको, फिक्स है, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। अब इसकी खासियत देखिएगा, अब रेंट पर स्टूडेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इधर, सपोज 100 स्टूडेंट आते हैं और 10,000 रुपये रेंट है, तो पर स्टूडेंट रेंट पड़ गया 10,000। कैसे किया हमने, समझा क्या, 10 लाख डिवाइड बाई 100 करो, 10 लाख डिवाइड बाय 100। मान लो कि उसी हॉल में रेंट 10,000 है लेकिन 200 स्टूडेंट आते हैं, तो पर स्टूडेंट रेंट हो गया 5,000। कैसे निकाला अपन ने, 10 लाख डिवाइड बाय 200, 5,000। हेलो, समझ रहा है क्या। फिर 300 स्टूडेंट आते हैं तो होगा 3,333 पर स्टूडेंट, रेंट पर स्टूडेंट। 400 आते हैं तो ओनली 2,500 पर स्टूडेंट। तो क्या होता है, टोटल में फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन पर यूनिट चेंज होंगी। कुछ समझ रहे हैं, टोटल में फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन पर यूनिट चेंज होंगी। और वेरिएबल कॉस्ट का कैसा रहता है, पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। जैसे बैग की कॉस्ट है 30,000 100 स्टूडेंट के लिए, तो पर स्टूडेंट क्या होगी, क्या हो गई, कैलकुलेटर लो, 30,000 डिवाइड बाय 100 कितनी आएगी, 300। फिर 60,000 खर्चा आया, 200 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट क्या हो गया, 300। समझ रहे हैं क्या। तो ये इंट्रिकसी है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बदलती रहती है और पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। और फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट रहती है लेकिन पर यूनिट चेंज होती है। ये समझे क्या, आर यू फॉलोइंग। तो ये नोट करके लिख लो, आप नोट करके लिख लो कि नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आएगा। नोट दैट फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट per unit remain constant, variable cost per unit remain constant and fixed cost per unit, fixed cost या ऐसा लिखते हैं फिक्स कॉस्ट इन टोटल, या पर यूनिट लिख लो को, पहले पर यूनिट लिख लेते चलो। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी लिख लीजिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज in direct proportion, varies in direct proportion, total variable cost varies in direct proportion। डायरेक्ट और इन शब्द अलग अलग है, नहीं तो जोड़ देंगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इन स्पेस एंड देन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, यहां तक समझा। तो ये पूरे कॉस्टिंग में ना, पूरे कॉस्टिंग में वेरिएबल फिक्स इसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वेरिएबल है और क्या फिक्स है, क्या वेरिएबल है। जैसे ये रूम है, इसका जो रेंट है
वो तो फिक्स भी रहेगा, कितने भी स्टूडेंट आए उतना ही रेंट देना पड़ेगा, सिंपल बात। लेकिन जो प्रिंटेड मटेरियल आपको दे रहे हैं वो क्या होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना ज़्यादा मटेरियल का कॉस्ट आएगा, जितने कम आएंगे उतना मटेरियल का कॉस्ट कम आएगा। आर यू फॉलोइंग? बस, वो बहुत भारी बात नहीं है। एवरी टाइम इट विल कम इन एवरी चैप्टर, इन एवरी प्रॉब्लम ये फिक्स वेरिएबल आते रहेगा। ठीक है, तो ये बार बार अपन दोहराते रहेंगे। तो आज इतना समझा के देखो। अब कोई चीज़ वेरिएबल है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो पर यूनिट कांस्टेंट रहना चाहिए। और कोई चीज़ फिक्स है कि नहीं कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल में कांस्टेंट रहना चाहिए। नहीं समझा? समझ गया? सपोज हम ऐसा लिखते हैं कि सपोज हम लिखते किलोमीटर्स और इधर लिखते पेट्रोल कॉस्ट, पेट्रोल कॉस्ट। ठीक है, अब मान लो कि हम 100 किलोमीटर जाती है तो हमारे गाड़ी के लिए 1400 रुपये का पेट्रोल लगता है। 100 किलोमीटर गाड़ी जाती है तो 1400 किलोमीटर का पेट्रोल लगता है। फिर इसके बाद 200 किलोमीटर जाती है तो 2800 रुपये का पेट्रोल लगता है। फिर 300 किलोमीटर जाती है हमारी गाड़ी तो 4200 रुपये का पेट्रोल लगता है। तो ये पेट्रोल कॉस्ट क्या है, फिक्स है कि वेरिएबल है कि क्या है? वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल। क्यों? पर यूनिट कांस्टेंट आ रही इसलिए। पर सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बढ़ रहा तो वो भी बढ़ रहा, इतना सिंपल नहीं है वो। सिर्फ बोले 100 200 300 बढ़ रहा तो वो भी बढ़ रहा, नहीं ऐसा नहीं। पर यूनिट निकालो, पर यूनिट। तो व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट? पेट्रोल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? 14 14 14 रुपीज पर यूनिट। क्योंकि वो पर यूनिट कांस्टेंट है इसलिए हम उसको बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग? फिर इसके बाद हमें गाड़ी का इंश्योरेंस भी निकालना पड़ता, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालना पड़ता। पता है ना आपको कि नहीं पता? आप भी स्कूटर वूटर कुछ चलाते होंगे ना, इंश्योरेंस लगता ना। अब मान लो कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है साल भर में, किलोमीटर्स कितना चलता है साल भर में, और इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट। तो मान लो आपके गाड़ी का इंश्योरेंस 10,000 रुपये है, ये साल भर के लिए रहता है। 10,000 रुपये साल भर के लिए गाड़ी, कार है इसका इंश्योरेंस। अब आपकी गाड़ी साल भर में 4,000 5,000 किलोमीटर चलेंगी तो इंश्योरेंस कितना लगेगा? 10,000 रुपये। अब मान लो 5,000 की जगह 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है साल भर में तो इंश्योरेंस कितना लगेगा? कितना लगेगा? कि ज़्यादा लेंगे लोग? 10 ही हजार लेंगे। मान लो किसी कारण से आपने गाड़ी चलाई ही नहीं, बंद रखी साल भर, तो इंश्योरेंस फिर भी 10,000। मतलब क्या कि वॉट एवर में बी योर एक्टिविटी, आपका फिगर कांस्टेंट रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। डू यू एग्री? तो एज फार एज कार इज कंसर्न योर इंश्योरेंस इज अ फिक्स कॉस्ट। डू यू एग्री? समझ रहे हैं क्या? ओके, आगे देखिए। फिर उसके बाद मान लो कि इधर लिखते हैं हम किलोमीटर्स और इधर लिखते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। 100 200 300 400। ये रुपीज में है। तो मेंटेनेंस में रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह। अब 100 किलोमीटर गाड़ी जाती है तो हमें रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा 700 रुपये आता है। और 200 किलोमीटर चलती है तो 900 रुपये आता है। और 300 किलोमीटर चलती है तो 1100 रुपये आता है। और 400 किलोमीटर चलती है तो 1300 किलोमीटर आता है। तो आपको ये बताना है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये वेरिएबल है कि फिक्स है? क्या है? क्या है? वेरिएबल है कि फिक्स है? सोचो ना, पहले चेक करो फिक्स के लिए क्या जरूरी होता है? पूरी कांस्टेंट होना है क्या? नहीं तो फिक्स तो है ही नहीं। अच्छा वेरिएबल है क्या? तो बोले हाँ, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है। बट सिर्फ बढ़ने से नहीं होता, कैसा होना, प्रोपोर्शनेटली बढ़ना चाहिए। मतलब
यदि 100 किलोमीटर के लिए 700 है तो 200 किलोमीटर के लिए तो 1400 आना चाहिए। तब हम जबकि मालूम है ना आपका, जब 100 के लिए 700 तब 200 के लिए 1400 आना चाहिए। प्रोपोर्शनेटली नहीं आ रही है। या फिर हमने क्या बताया था, वेरिएबल के लिए क्या चेक करना पड़ता, पर किलोमीटर, मेंटेनेंस कॉस्ट पर किलोमीटर। तो 700 डिवाइड बाय 100 आएगा 7 रुपए, 900 डिवाइड बाय 200 आएगा 4.5 रुपए, 1100 डिवाइड बाय 3 आएगा 3.66, 1300 डिवाइडेड बाय 400 ये आएगा 3.25। अब पर यूनिट कांस्टेंट है क्या, पर यूनिट कांस्टेंट है क्या, इज इट कांस्टेंट पर यूनिट, नो, है क्या, तो कैन यू से इट्स वेरिएबल, नहीं समझ रहे भैया, वेरिएबल के लिए जरूरी क्या है क्या वो पर यूनिट कांस्टेंट, तो ये वेरिएबल है क्या, नहीं है। अच्छा फिक्स है क्या, नहीं है। तो ये और कुछ भी है, तो इसको हम बोलते सेमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं, सेमी वेरिएबल। अब ये सेमी वेरिएबल कैसे निकालते, तो सेमी वेरिएबल का मतलब होता है पार्टली फिक्स एंड पार्टली वेरिएबल। क्या है, पार्टली फिक्स है और पार्टली वेरिएबल है, मतलब 700 में से कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। अब वो हम आपको बताए थे कैसे है, फिक्स और वेरिएबल। अब इसमें जो है ना 500 रुपये फिक्स है और 200 रुपये वेरिएबल है। अब इसमें भी पास फिक्स मतलब फिक्स ही रहेगा, और इसमें बचे हुए यानी 400 वेरिएबल है। पर इसमें 500 फिक्स है और बचे हुए 600, फिर यहाँ 500 फिक्स है और बचे हुए कितने बचे, 800। अब आप चेक कर लो, अब ये 500 500 कांस्टेंट है ना। अब ये वेरिएबल कैसे है देखो, 200 डिवाइड बाय 100 क्या होगा, क्या होगा 2 रुपए। फिर 400 डिवाइड बाय 200 क्या होगा 2, 600 डिवाइड बाय 300 2, 800 डिवाइड बाय 400 2। तो इसका मतलब ये 700 900 1100 ये सेमी वेरिएबल है। अब इसमें से हमने अलग कर दिया फिक्स 500 500 500 और वेरिएबल 200 400 600 800। फिर आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये कैसे क्या किया, कि नहीं है तो बता दो, नहीं तो जान दो ना कि भी कैसे किया अलग उसको। तो उसमें ऐसा है कि अब ये उसका वक्त आने का है, मतलब हाउ टू सैग्रीगेट, सैग्रीगेट मतलब सेपरेट, गिवन द कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, हाउ टू सैग्रीगेट बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल। ये सब्जेक्ट मैटर आज का नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसा किया, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने क्वेश्चन को दिमाग में रख के, यानी आंसर को दिमाग में रख के प्रॉब्लम बनाया था, इसलिए मेरे को पहले से मालूम था। नहीं समझे, यानी मैंने 500 फिक्स और 2 रुपए पर किलोमीटर वेरिएबल ऐसा दिमाग में लेके क्वेश्चन बनाया था। तो 500 और इसके 200 700 लिख दिए मैंने, फिर 500 इसको 400 900। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया था आंसर को दिमाग में रखते हुए, इसलिए जमा, वैसे डिफिकल्ट नहीं है। कैसे देखो, बता, अभी वैसे डिटेल में इसको पढ़ना है अपने को, लेकिन फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी होगी तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो आपको क्या करना है कि कोई भी दो लेवल लो, कोई भी दो लेवल मान लो, पहला और आखिरी का लेवल लेते, पहला और आखिरी का लेवल लेते। तो आखिरी के लेवल पे कॉस्ट है 1300 और पहले लेवल पे कॉस्ट है 700, बराबर है रुपीस, डिवाइडेड बाय आखिरी के लेवल पे किलोमीटर है 400 और शुरुआत में है 100। तो आप देखो 1300 माइनस 400 क्या होगा, 1300 माइनस 700 क्या होगा, 600 रुपए, बराबर है। और नीचे 400 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर क्या होगा, 300 किलोमीटर, और ये आ गया रुपीज 2 पर किलोमीटर। मतलब 2 रुपए पर किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 2 रुपए पर किलोमीटर वेरिएबल कॉस्ट। फिर हमने क्या किया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200 आएगा, तो 200 फिक्स, और 700 में से 200 गए 500, 200 वेरिएबल, 700 में से 200 गए 500 फिक्स। फिर इधर 2 रुपए के हिसाब से 200 इंटू 2 400 रुपए वेरिएबल और बची हुई फिक्स। इस तरह से उसको करते हैं। तो इसको अपने डिटेल में पढ़ना है, आज आपको जस्ट बता दिया कि भाई
करना है तो कैसे कर सकते हैं। वैसे आप पढ़े हैं, कहाँ पे पढ़े हैं बताता हूँ। आप स्लोप ऑफ लाइन पढ़े आप, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, बस वही तो किया ना हमने। 1300 माइनस 700 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 400 माइनस 100, बस वही है। और एक तरह से पढ़े आप, स्टैटिस्टिक्स में पढ़े, रिग्रेशन लाइन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए है फिक्स कॉस्ट, बी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो अनेक तरीके हैं उसके निकालने के। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए आप, आज का सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है कि हाउ टू फाइंड फिक्स एंड वेरिएबल। आज का सब्जेक्ट मैटर केवल इतना है कि हाउ टू अंडरस्टैंड whether the cost is variable, fixed or semi variable। तो वेरिएबल यानी क्या फिर? द कॉस्ट विच चेंजेस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है यदि एक्टिविटी डबल तो कॉस्ट भी डबल, एक्टिविटी ट्रिपल कॉस्ट भी ट्रिपल, एक्टिविटी आधी कॉस्ट भी आधी। मतलब जिसको जबकि लगता है, जबकि समझता ना आपको, 4 रुपए में 50, या 50 रुपए में 10 एप्पल, 50 रुपए में 10 एप्पल, तो 100 रुपए में कितने एप्पल? तो इसको जबकि बोलते हैं। जब 50 रुपए में 10 एप्पल मिलते तब 100 रुपए में 20 एप्पल मिलेंगे, इसको जबकि बोलते हैं। आप प्रपोर्शन बोलते होंगे या जो भी बोलते होंगे, वॉट एवर यू कॉल। कुछ समझे है क्या कि नहीं? चलिए, तो ये हम समझे कि डेफिनेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बिहेवियर मतलब वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी कैसी है, फिक्स है कि वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, समझे? चलिए आगे। अब ये ध्यान रखना, कुछ लोग है ना फिक्स को फिक्स कर देते दिमाग में एकदम, मतलब ये केवल फिक्स कॉस्ट मतलब कभी बदलती नहीं, ऐसा नहीं। देखिए रूम का रेंट ये मान लो 4,000 रुपये है, तो ये परमानेंट 4 ही हजार रहेगा क्या? अभी स्टूडेंट कम ज्यादा होंगे तो बदलेगा नहीं, लेकिन अदरवाइज बदल सकता है ना। अदरवाइज मतलब कि लैंडलॉर्ड को लगा कि नहीं भैया अभी नहीं पूरा था, हमको महंगाई बढ़ गई, रेंट बढ़ाओ 5,000 करो, तो देना पड़ेगा, फिर भी वो फिक्स रहेगा। तो फिक्स का मतलब परमानेंट फिक्स नहीं होता है। इट डू नॉट चेंज बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी लेवल की वजह से नहीं बदलता। मतलब हमारा लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि अब तुम्हारा ज्यादा स्टूडेंट आ रहे तो ज्यादा रेंट दो, तो फिर हम बोलेंगे जब कम आएंगे तो कम लेंगे क्या? बोलो। बोले नहीं, तो फिर ऐसा कैसा होगा, फिर हमारे यहाँ कितने स्टूडेंट आते हैं इससे तेरा संबंध नहीं। आगे बोल, कितना ज्यादा होना रेंट, सिंपल सी बात है। तो एक्टिविटी पे जो डिपेंड नहीं कर, एक्टिविटी की वजह से नहीं बदलता, अदरवाइज बदल सकता है। समझ रहे क्या आप? अदरवाइज बदल सकता है। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब परमानेंट फिक्स नहीं होता, वो भी बदल सकता है। हाँ, एक्टिविटी लेवल की वजह से नहीं बदलता, इतना ध्यान रखना है, समझे ना? तो ऐसे उसमें एक फाइन चीजें रहती है, तो जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका फाइन ट्यूनिंग आते जाएगा। सारी चीजें एक दिन में तो नहीं आएगी ना, बराबर है कि नहीं? सारे फाइन ट्यूनिंग एक ही दिन में नहीं होगा। चलिए, अब बोलने के लिए तो बैठे, बोलने को तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर 4 घंटे और बोल सकते, इतना है। बोलने को बैठे तो बड़ा, आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्टरी है ना, आपको डराना थोड़ी ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन नेक्स्ट। अपन ने पहला देखा था ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, इट वाज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा देखा ऑन द बेस ऑफ बिहेवियर और वेरिएबिलिटी, दैट वाज फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। नाउ तीसरा है एलिमेंट वाइज। अब जो भी कॉस्ट रहती है, जैसे अपन ने हलवा बनाया था, तो उसमें जो क्या क्या लगा था आपको, फिर से आते हलवे पे। है क्या हलवा कि गया? गया लगता है, नहीं है, नहीं है गया, जान दो। हलवे के लिए क्या क्या लगा था? बोलो, भूल गए? क्या क्या लगा था? शुगर, फिर घी, फिर सूजी। तो ये जो है ये मटेरियल हो गया ना, कि नहीं हुआ? तो आपका जो है शुगर है, यानी हलवा बनाने की चीज बता रहे, शुगर है, फिर सूजी है, घी है, ये सब मटेरियल की कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद वो एक शेफ लगाया था, महाराज लगाया था,
हलवा बनाने के लिए उसको बहुत हिलाना पड़ता है, इसलिए उसको शायद हलवा बोलते हैं। हलवा कैसे करते मालूम है कि नहीं आपको? कढ़ाई लेते, उसमें घी डालते, उसमें सूजी डालते, प्रोपोर्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, और फिर अपना एक चम्मच लेके उसको हिलाते बैठते, और गैस एकदम कम, और उसको हिलाते बैठने का जब तक कि ब्राउन नहीं होता। वो ब्राउन हो गया तब तक कि उसको हिलाने का। फिर क्या करते हैं, फिर उसमें पानी डाल देते, फिर से उसको मिक्स करते, फिर वो सॉफ्ट हो जाता, फिर उसमें शक्कर डाल देते, फिर उसको घुमाते, हो गया काम। फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना ऑप्शनल है, डालना डालो। बगैर ड्राई फ्रूट का भी बनता हलवा, पर बगैर घी का नहीं बनता, बगैर शक्कर का नहीं बनता, बगैर सूजी का तो बनता ही नहीं। बेस है उसका वो, समझ रहे कि नहीं? तो ये जो है मटेरियल बोलते हैं उसको। और जो शेफ है जो बना रहा है, उसके उसका जो कॉस्ट है वो हो गया लेबर, वो हो गया लेबर। और मटेरियल और लेबर छोड़ के जो कुछ बचता है ना, गैस की कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, यूटेंसिल्स का, ये सब चीजें जो है दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो ये ध्यान रखिए कि एलिमेंट वाइज कोई भी कोई भी कॉस्ट है, उसको हम तीन प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, या तो मटेरियल होगा, या तो लेबर होगा, या उसके अलावा जो खर्चे है उसको ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस जिसको आप बोलते हो ओवरहेड। आर यू फॉलोइंग? समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कॉस्टिंग पढ़ने को आए आप, तो मेन मेन खर्चे फीस है, ट्रांसपोर्ट खर्चा है, बराबर है ना? तो ये मेन खर्चे हो गए, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ी को रिपेयर करना पड़ा, तो वो ओवरहेड हो गया। या फिर दूसरा, आपने बरसाती लिया, रेनकोट लिया, ये ओवरहेड हो गया। आर यू फॉलोइंग? यानी अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो सब उसमें ओवरहेड में आएंगे। तो मेन दो चीज रहती है, मटेरियल, लेबर, और बचे हुए सारे ओवरहेड। तो हमारे हलवे के एग्जाम्पल में गैस का खर्चा, डेप्रिसिएशन, चिमनी का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब हो गए ओवरहेड्स। आर यू फॉलोइंग? ठीक है। जो कॉमन खर्चे रहते हैं उसको ओवरहेड्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। तो कोई भी कॉस्ट हो, या तो मटेरियल होगा, या लेबर होगा, या एक्सपेंसेस और सर्विसेज, उसी को ओवरहेड बोलते हैं। उसी को अब ये सब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक अक्खा चैप्टर है मटेरियल के ऊपर, जो आपको अभी दिया है। चैप्टर का नाम ही मटेरियल्स। एक अक्खा चैप्टर मटेरियल्स का है, एक अक्खा चैप्टर लेबर का है, एक वर्ड लेबर, उसके बाद एक अक्खा चैप्टर ओवरहेड, एक अक्खा चैप्टर। बहुत डेप्थ में सब्जेक्ट पढ़ना है अपने को। आज तो सिर्फ वो नाम नाम पढ़ रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये होगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, एलिमेंट मतलब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, तो एक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तीन ही एलिमेंट रहते हैं कभी भी। एनी एक्सपेंडिचर कैन बी क्लासिफाइड आइदर मटेरियल और लेबर और ओवरहेड। जैसे हम ये बेंचेस बना रहे थे, तो इसमें प्लाईवुड की कॉस्ट क्या होगी? मटेरियल, लेबर की ओवरहेड, मटेरियल होगी ना। फिर वो कारपेंटर को जो हमने पैसे दिए, हो गया लेबर। अब वहां पे एक झाड़ू मारने के लिए रखा, वो कारपेंटर उसको कटिंग वगैरह करेगा ना, तो कचरा निकलेगा, तो झाड़ू मारने के लिए एक आदमी रखा, तो उसका जो खर्चा है वो लेबर नहीं कहलाएगा। उसका जो लेबर चार्जेस हम पे करेंगे, भले आप उसको लेबर चार्जेस बोलो, लेकिन कॉस्टिंग में हम उसको ओवरहेड बोलेंगे। तो फिर सवाल आता है, भैया लेबर, कारपेंटर जो काम कर रहा है वो भी लेबर है, और वहां जो एक आदमी झाड़ू मार रहा है वो भी लेबर है, तो दोनों में फर्क कैसा करे? तो फिर हम बोलते हैं कि द कॉस्ट which is responsible for change in shape, change in size, change in chemical composition, change in structure is called as direct labor cost। मतलब ये कि जैसे ये प्लाईवुड की शीट्स हमने लाए होंगे, तो पहले तो बड़े बड़े आते हैं 8x4 के, तो फिर वो कारपेंटर ने उसको काटा, तो चेंज इन शेप हो गया। फिर उसमें ऐसे ठोक के उसका बेंच का साइज शेप दिया, उसको चेंज इन शेप हो गया। फिर वो खरदुरे, वो साइड से ऐसे खरदुरे रहते, उसको रंधा मार मार के स्मूथ करता, चेंज इन टेक्सचर हो गया। इसलिए कारपेंटर का जो लेबर है दैट इज क्लासिफाइड एज लेबर। लेकिन वो जो झाड़ू मारने था, वो कचरा हो गया, झाड़ू एक साथ लगाते गया, एक कोने में कचरा जमा करते गया, सवेरे गाड़ी वाले को दे दिया, तो उसमें कोई चेंज इन शेप, चेंज इन साइज ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरहेड।
समझ गए क्या? ऐसे बारीक में पढ़ना है, अपने एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। समझ लो आपकी एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन करना है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 3 प्रकार से होता है। समझा है? तो ये हो गया एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। जैसे घर बना रहे हैं अपन, तो उसमें सीमेंट, लोहा, पानी, ये सब क्या हुआ? मटेरियल। बराबर है। और फिर उसके बाद एक सुपरवाइजर रखा आपने, काम बराबर हो रहा कि नहीं देखने के लिए। मटेरियल वगैरह चोरी नहीं होना चाहिए, इसलिए एक चौकीदार रखा। तो चौकीदार की सैलरी क्या होगी? वो ओवरहेड आएगा, क्योंकि चौकीदार कुछ अपना बना नहीं रहा, चेंज इन शेप साइज कर रहा क्या? नहीं। लेकिन जो दीवार बना रहा है, जो प्लास्टर कर रहा है, वो कैसा चेंज इन प्लास्टर किया, मतलब स्मूथ किया। ईंटें रखी तो मतलब चेंज इन शेप हो गया। तो ईंटें रखने वाला जो मेसॉन है उसके वेजेस लेबर हो गया। प्लास्टर करने वाला स्मूथ कर रहा है, उसके लेबर हो गया। चौकीदार वहां पे सिर्फ चौकीदारी करता है, कोई आदमी चोरी ना करे, तो उसके ओवरहेड्स, उसके जो खर्चे हैं, दैट विल बी ओवरहेड। आर्किटेक्ट की फीस वगैरह ओवरहेड, क्योंकि सिर्फ आर्किटेक्ट को फी देने से घर बन गया क्या आपका? ऐसा नहीं। भले डिजाइन उसने बनाया होगा, लेकिन उससे एक्चुअल घर तो नहीं बना ना। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओवरहेड। आर यू फॉलोइंग? फिर वो जो सीमेंट मिक्सर वगैरह चलाने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया होगा, ठीक है, या दिन रात काम चल रहा है तो बड़े बड़े फोकस लगा के लाइट लगाए, तो इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल ओवरहेड्स। समझ रहे? वो कारपोरेशन वालों ने अपने के पैसे ले लिए प्लान बनाने के लिए। अब प्लान बनाने के लिए पैसे लिए 12 लाख रुपए। वो 12 लाख रुपए से घर बनाएगा तुम्हारा? नहीं बना, ओवरहेड्स। तो ये समझ लो, कोई भी फैक्ट्री में, कोई भी प्रोडक्शन में ओवरहेड बहुत ज्यादा रहते हैं। ओवरहेड्स जो है बहुत ज्यादा, इसलिए उसको ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड मतलब फिजूल खर्चे, उसका शब्दशः मीनिंग होता है फिजूल खर्चे, फालतू खर्चे, ओवरहेड। लेकिन वो करना पड़ता फिर भी। अब चौकीदार नहीं रखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। समझ रहे ना? तो ओवरहेड्स आर इसेंशियल, बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी ये ओवरहेड होगा, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर मशीन पे खड़े रह के प्रोडक्शन नहीं करता। 2-4 दिन मैनेजिंग डायरेक्टर छुट्टी पे चला जाए, प्रोडक्शन रुक जाता क्या? नहीं। लेकिन जो मशीन पे खड़े रह के काम करने वाला है वो छुट्टी पे चला गया, तो उतना प्रोडक्शन कम होगा। आर यू फॉलोइंग? तो वो जो मशीन पे खड़े रह के काम कर रहा है, उसके वेजेस, उसके सैलरी, ये लेबर हो गया। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी जो है वो ओवरहेड, फिजूल खर्चे मानते हैं उसको, है ना? पर उसके से होता नहीं है, लेकिन है फिजूल खर्चे। मतलब फिजूल इन द सेंस डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है। आर यू फॉलोइंग? शॉर्ट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी कंपनी रहती है, वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर 6-6 महीने रहता ही नहीं, अपॉइंटेड ही नहीं रहता है। बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी ऐसी रहती है कि जहाँ पोस्ट वैकेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ही नहीं, काम चल रहा है। आर यू फॉलोइंग? तो ऐसे चीजों को ओवरहेड्स, ऑफकोर्स परमानेंट नहीं हो सकता। देयर कैन नॉट बी अ कंपनी विदाउट मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एवर। फॉर एवर तो नहीं रहेगा ना ऐसा। ठीक है ना? तो शॉर्ट टर्म के लिए इट डजेंट मैटर। ठीक है? चलो, तो ये होगा एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा था, याद है क्या आपको? ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दूसरा था बिहेवियर, मतलब वेरिएबल है कि फिक्स है कि सेमी वेरिएबल। और तीसरा हमने एलिमेंट वाइज देखा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब ये ध्यान रखो, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई होता है। जैसे यहाँ पे अपने को जो प्लाईवुड लगा, वो प्लाईवुड कैसा है? ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से और डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट कॉस्ट है। प्लाईवुड की बात कर रही है, जो बेंचेस बनाने के लिए प्लाईवुड लगा, वो ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से। फिक्स वेरिएबल के हिसाब से वो वेरिएबल है, क्योंकि जितने ज्यादा बेंचेस बनाओगे उसी प्रोपोर्शन में प्लाईवुड ज्यादा लगेगा। तो वो मटेरियल, वो कैसा है? डायरेक्ट कॉस्ट भी है और वो वेरिएबल भी है। फिर उसके बाद एलिमेंट वाइज बोलेंगे तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में वो क्या आएगा? मटेरियल आएगा। बराबर है? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो पेंट लगा है, अब वो पेंट इतना कम लगता है कि हम एक एक बेंच के लिए कितना लगता है वो हिसाब नहीं रखते। या जो नट बोल्ट स्क्रू लगे हैं वो दिखते कि नहीं आपको? नट बोल्ट स्क्रू, लेकिन उसको हम डायरेक्ट नहीं बोलते, इनडायरेक्ट बोलते। क्यों? तो किलो से मिलते हैं। अब किलो भर लेके आते,
तो 1 किलो में 400 स्क्रू आ गए। अब एक बेंच को कितने स्क्रू लगते? 12। एक बेंच को 12, तो किलो में कितने आते हो गिनो। फिर एक स्क्रू की कीमत कितनी, फिर 12 की कितनी। अब लगाते लगाते टूट गया मान लो, तो उसकी कीमत कहाँ डालेंगे? तो ये चिल्लर हिसाब करते बैठेंगे क्या? तो बहुत बार क्या रहता, डायरेक्ट होने के बाद भी हम उसको चिल्लर करके इनडायरेक्ट में मान लेते, डायरेक्ट होने के बाद भी उसको चिल्लर करके इनडायरेक्ट में मान लेते हैं। सो व्हेन द कॉस्ट कैनॉट बी ट्रेस इकोनॉमिकली, तो इसलिए डायरेक्ट की डेफिनेशन ये भी है, द कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस विद द यूनिट प्रोड्यूस और सर्विस गिवन इकोनॉमिकली। मतलब ट्रेस करने में ही खर्चा ज्यादा आएगा तो कोई काम का नहीं। तो जैसे नट बोल्ट की कॉस्ट है, ये है तो मटेरियल, ठीक है। अब आप देखिएगा नट बोल्ट या पेंट, ये जो बेंचेस बनाने में जो नट बोल्ट पेंट लगा, उसको हम ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो डायरेक्ट है, लेकिन उसकी कॉस्ट एक एक बेंच के साथ आइडेंटिफाई करने में हमें खर्चा बहुत आएगा, मेहनत बहुत आएंगी, इसलिए नहीं करते, हम उसको इनडायरेक्ट में डाल देते हैं। आर यू फॉलोइंग? जैसे सब्जी बना रहे हैं तो उसमें मिर्ची की कॉस्ट कितनी आएंगी, वो जो लाल मिर्ची की पाउडर डालते हैं ना, हल्दी की पाउडर, अरे यार इतनी सी मिर्ची, इतनी सी क्या क्या कॉस्ट निकालते बैठेंगे क्या? तो उसको ओवर रेट में डाल देंगे, बराबर है। तो सब्जी बनाते हैं थोड़ी शक्कर भी डालते कुछ लोग, कुछ कुछ सब्जियों में डालते हैं ना, थोड़ा सा मीठा हल्का सा। अब देखिए सब्जी में शक्कर डाले तो शक्कर की कॉस्ट ये हो गई ओवरहेड, हेलो। और हलवे में शक्कर डालेंगे तो वो हो गई डायरेक्ट कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं हुई। अब शक्कर शक्कर है, लेकिन हलवे में मेजर शक्कर रहती है, आधा सूजी और आधा शक्कर, बराबर है। तो वहां पे हलवे में शक्कर डालेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। और सब्जी में थोड़ी टेस्ट के लिए शक्कर डालेंगे 1 चम्मच, मान लो 1 किलो सब्जी बन रही है तो आधा किलो शक्कर डालते क्या रहे? नहीं, 1 चम्मच डालते, तो हो गया ओवरहेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो समझ लो आप, यानी एक ही चीज अलग अलग जगह पे, उसको हम बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हर चीज का मीनिंग बदलता है। द्रव्य मटेरियल, क्षेत्र कहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्य क्षेत्र, काल किस समय, और भाव यानी उसका हमारा उसके पीछे का हमारा इंटेंशन क्या है, उसको बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव। ये भी समझना पड़ेगा। कुछ समझ रहे हैं क्या? हेलो। तो डरा नहीं रहा हूं आपको, बट अपने को अपना माइंड से ओपन रखना पड़ेगा। चलो, तो वो अब नट बोल्ट पे आते फिर से। तो नट बोल्ट पेंट ये ट्रेसेबिलिटी के हिसाब से इनडायरेक्ट है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डायरेक्ट है, लेकिन टोटल खर्चा इतना कम आता कि हम उसको इनडायरेक्ट मानेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबिलिटी के हिसाब से वेरिएबल रहेंगे, जितने ज्यादा बेंचेस बनाएंगे उतने नंबर ऑफ स्क्रू ज्यादा लगेंगे, उतनी कॉस्ट ज्यादा लगेंगे, वेरिएबल हो गया वो। फिर एलिमेंट वाइज वो क्या हुआ, मटेरियल है लेकिन हम उसको ओवरहेड मानते, चिल्लर है इसलिए। आर यू फॉलोइंग? तो ये ऐसा होता है क्लासिफिकेशन। देन फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, फंक्शन मतलब होता है कार्य, काम। फंक्शन मालूम है ना आपका, फंक्शन है ना काम, कार्य। जैसे कोई नौकरी कर रहा कहीं पे, तो हम उसको तेरा क्या फंक्शन है, तो तेरा क्या फंक्शन है ने, क्या क्या काम करता भैया तू, तो फंक्शन है ना काम, वर्क, ठीक है। और फंक्शन वाइज अब एक एक को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना क्या, तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स, कुछ भी हो, फैक्ट्री के अंदर खर्चा हुआ मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी खर्चा था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो फिक्स हो, चाहे वो वेरिएबल हो, फैक्ट्री के अंदर लगाना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलेंगे। सिंपल है। फिर एक रहता है मार्केटिंग कॉस्ट, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो प्रोडक्ट बनने के बाद उसको सेल करना पड़ता, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता, तो ये हो गया मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मालूम है आपको, जैसे दिन शाह की फैक्ट्री है एमआईडीसी में, और उसके सेलिंग आउटलेट्स है बहुत जगह पे, है ना, सेलिंग आउटलेट्स, निंशा पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, तो उनकी वैन आती है और कंडीशन वैन आती है डीप फ्रीजर वाली, और हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैन का खर्चा,
मतलब वैन का रिपेयर मेंटेनेंस, वैन के ड्राइवर की सैलरी, वैन का डेप्रिसिएशन, वैन का डीजल पेट्रोल, ये सारा मार्केटिंग कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग एक ही बात, समझा? अब इन दोनों को छोड़ के जो बचता ना बेटा, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मतलब खर्चा या तो फैक्ट्री के अंदर होगा, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या फिर सेलिंग के लिए होगा, मार्केटिंग के लिए होगा, बेचने के लिए होगा, तो ये मार्केटिंग कॉस्ट। और इनको छोड़ के भी खर्चे आते हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या वर्ड सुना है, क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन? बोलो। हम बोलते मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, ठीक है, और बोलते कि उद्धव का मैनेजमेंट बेकार था। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुसंधान। क्या बोलते हैं? नहीं, अनुशासन, अनुसंधान एंड रिसर्च होता है। क्या बोलते हैं? अनुशासन। मतलब भाई कोई भी चीज सिस्टमेटिक तरीके से होना है, तो उसके लिए कोई तो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होना ना, तो उसको बोलते हैं अनुशासन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या? तो आपको कोई बिजनेस डालना है, मान लो कोई तो एक बिजनेस डालना है, ठीक है, कौन सा डालते हैं बोलो एक आधा? कोई भी एक आधा बिजनेस बोलो, दिमाग में होगा वो। आइसक्रीम पार्लर डालना है, ठीक है, क्या आइसक्रीम फैक्ट्री डालना है? दो में से एक। फैक्ट्री, आइसक्रीम की फैक्ट्री डालना है। अब पहले आइसक्रीम की फैक्ट्री डालना है, मतलब पहले हमें देखना पड़ेगा लागत कितना लगेगा, लागत मतलब कैपिटल कितना लगेगा, तो लग रहा है बोले 2 करोड़। अब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो आप अकेले सब कर लेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग से सेलिंग तक? नहीं, तो आपको अलग अलग स्टाफ उसके लिए लगाना पड़ेगा। फिर आप सोचेंगे कि मैं 2 करोड़ डालूं, तो मैं अकेला क्या क्यों डालूं, दो चार लोगों को लेके डालता हूं, तो फिर पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा, या बोलेंगे कंपनी बनाना पड़ेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाना पड़ेगा कि वेदर वी शैल हैव प्रोप्राइटरी फर्म और पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, ताकि फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर रहेंगे, फिर वो रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, सुपरविजन करेंगे। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया। एक सीए भी रखना पड़ेगा, जो कॉस्टिंग वगैरह भी करेगा, आपका इनकम टैक्स वगैरह भी देखेगा, जीएसटी वेएसटी भी देखेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया। आर यू फॉलोइंग? तो मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग छोड़ के जो बचता, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। मतलब जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। समझ रहे क्या? आर यू फॉलोइंग? अब मैनेजिंग डायरेक्टर की कार में पेट्रोल डाला, समझ लो, मैनेजिंग डायरेक्टर की कार में पेट्रोल डाला, ऑफिशियल कार है उसकी, उसमें पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल का कॉस्ट क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग? वही यदि फैक्ट्री मैनेजर के कार में पेट्रोल डाला तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हेलो, फैक्ट्री मैनेजर है, उसके भी पास कार दिया है कंपनी ने जाने आने के लिए, अब उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो क्योंकि काम करता है फैक्ट्री के अंदर, तो वो खर्चा, पेट्रोल का कॉस्ट इधर भी है, पेट्रोल का कॉस्ट उधर भी है। मैने मैनेजिंग अपना फैक्ट्री मैनेजर के गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट विल बी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर की गाड़ी में, फाइनेंस डायरेक्टर की गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, तो दैट विल कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। समझ लो, आप आइटम एक ही है। समझ रहे कि नहीं? आर यू फॉलोइंग दिस? तो कहाँ पे क्या यूज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मार्केटिंग मैनेजर है, उसको कार दिए कि जाते जा भैया, घूमते जा, मार्केटिंग कर, जरा बेच माल, तो उसको कार दिया है, उसमें जो पेट्रोल रिपेयर वगैरह सब खर्चा आएगा, दैट विल बी मार्केटिंग कॉस्ट। अब मान लो आपकी छोटी सी कंपनी है, आपने बोला वे 3-3 कार कहाँ रखते, एक ही च रखो, और जिसको जब चाहे यूज कर लो। तो वही कार आपका मैनेजिंग डायरेक्टर भी यूज कर रहा है, वही कार आपका फैक्ट्री मैनेजर भी यूज कर रहा है, और वही कार आपका मार्केटिंग वाला बंदा भी यूज कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? वो जो कार कार के लिए कॉस्ट लगे, पेट्रोल डीजल रिपेयर ड्राइवर, ये सब कहाँ डालेंगे, कौन से खर्चे मानेंगे? तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि कितने किलोमीटर गाड़ी किसने चलाई। मतलब हम उसको एक लॉग बुक मेंटेन करते हैं, वो जो भी कंपनी में कारें होती है, उसमें लॉग बुक मेंटेन करते हैं। लॉग बुक मतलब एक कॉपी रहती है, और वो ड्राइवर के पास दे देते हैं, और उसको लिखते हैं कि सवेरे गाड़ी चालू हुई,
सवेरे ड्यूटी पे आए तो गाड़ी का रीडिंग क्या था किलोमीटर का, फिर कोई बोलेगा चल मेरे साथ इधर, तो वो बैठेगा तो वो कहाँ से कहाँ गया कितने किलोमीटर, और जिसको बैठा के ले गया उसकी सही लेना पड़ता उसको। नहीं तो अपनी बीबी को घुमाएंगा ना, कंपनी को पेट्रोल डालो उनको बोलेंगे। तो इसलिए पूरा लॉगबुक मेंटेन होता है, पॉइंट टू पॉइंट कितने किलोमीटर गाड़ी चली, और फिर उसके हिसाब से हम किलोमीटर वाइज कॉस्ट निकालेंगे। और वो मैनेजिंग डायरेक्टर ने जितना किलोमीटर गाड़ी चलाएगा उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में जाएगा, और फैक्ट्री मैनेजर में जितने हिसाब से चलाएगा उसका फैक्ट्री कॉस्ट में जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है सर, समझे क्या आप? तो बोले इतना बारीक बारीक। भाई देखो घर की बात अलग है, घर की बात, बिजनेस करना है तो बिजनेस के तरीके से होता है। जैसे मान लो कि एक आधो कोई बंदा हमारा दोस्त है, ठीक है, मारवाड़ी दोस्त है हमारा, बनिया बोलते हैं ना मनुष्य को, नॉट इन अ बैड सेंस, गुड सेंस, ठीक है, बनिया। अब वो मेरा अच्छा दोस्त है, और उसके दुकान में जाऊं, मान लो उसकी दुकान है, मान लो कपड़े की दुकान है, और उसकी दुकान में गया, उसको बोला यार मेरे लिए यार सूट का कपड़ा दे। अब वो 10 बारह देखे, पसंद किए, 6,000 रुपये मीटर वाला कपड़ा है, ले लिया 3.5 मीटर, साइंद्रिक 18, 18 3 21 हजार का कपड़ा हो गया। अब मैं बोलूंगा यार तू तो मेरा दोस्त है, कि मेरे से पैसे लेंगे कि तू? तो बोलो लेंगा क्या पैसे कि नहीं लेंगा? जरूर लेंगा। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगा? बोले बाकी लोगों को जो रेट लगाते हैं तो वो ऐसे 5% कम, ज्यादा से ज्यादा 5% कम करेंगे, तो पैसा पूरा लेंगे। लेंगा कि नहीं लेंगा? और ऐसा नहीं करेगा तो डूब जाएगा ना बिजनेस उसका। ऐसे 10 12 दोस्त और रिलेटिव आ जाए तो दिवाला निकलेगा उसको। बराबर है। अब जान लो, मान लो किराने की दुकान है, चलो किराने की दुकान छोटी सी, अब उसमें से मैंने 50 ग्राम बादाम लिया। 50 ग्राम बादाम कितने का होगा? 800 रुपये किलो, तो 80 रुपये का हो गया 100 ग्राम, बराबर है ना? और 40 रुपये का 50 ग्राम, 50 ग्राम बादाम लिया, 40 रुपये की बात है। वही दोस्त है मेरा, मेरे से 40 रुपये लेगा कि नहीं लेगा? बोलो, कि नहीं लेना चाहिए? बोलो, आपको क्या लगता है? मतलब आपकी दुकान है, मैं आपका दोस्त हूँ, 40 रुपये की बादाम लिया, पैसे लेंगे कि नहीं मेरे से? बोलो जल्दी से। क्या बोले? नहीं भी ले सकते? नहीं, जरूर लेंगे। इफ यू आर अ बिजनेस मैन, इफ यू आर अ बनिया, यू विल डेफिनेटली टेक इट। हाँ, वही उसके घर जाओ, वही उसके घर जाओ, ठीक है, घर जाओ तो बढ़िया ड्राई फ्रूट सजा के इतनी बड़ी डिश में लाएगा, साथ में रसमलाई भी रखेगा, रसगुल्ला भी रखेगा, बढ़िया खाओ दबा के, कुछ नहीं बोलेगा, और लो बोलेगा, और लो। क्यों? घर है, घर की बात घर में, बिजनेस की बात बिजनेस में। तो बिजनेस बिजनेस जैसा होता है, घर घर जैसा होता है। सो वी हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन। तो इसलिए हम घर में बारीकी से नहीं देखते। घर में मेहमान आता है तो हम सोचते क्या कि उसने क्या खाया, कितना खाया, ज्यादा खाया, कम खाया, सोचते क्या अपन? नहीं। लेकिन दुकान में कोई आके अपना माल खाते हुए बैठेगा तो नहीं जमेगा ना, वो तो बिजनेस डूब जाएगा ना। तो समझ लो, बिजनेस बिजनेस तो एक तरीके से होता है, और होना ही चाहिए। आपको पता नहीं, जिनके घर में दुकान है किराने के ऊपर, देखो उनके घर में भी उनकी बीवी भी चिट्ठी भेजती है कि ये पट्टी है, इतना सामान भेज दो जी किराने का। तो वो भेज तो देते हैं, लेकिन वो लिख के रखते हैं इतना इतना ये माल लिया, और टोटल इतना हो गया, पूरा आइटम बाय आइटम लिख के रखते, और वो ड्राइंग्स में डाल देते कि इतना माल अपन ने घर में लेके गए, ड्राइंग्स में डालते, लिख के रखते हैं। अब घर की दुकान है तो वो रोज भी बोल रही कि आज 2 किलो घी, कल 2 किलो घी, परसों 4 किलो घी। बोलेंगे क्या चल क्या रहा है? बोले महीने का 40 किलो घी खाया तुमने? नहीं चलेगा ऐसा, 2 किलो में निपटाना पड़ेगा महीना, नहीं तो दिवाला निकलेगा। अपनी दुकान है तो फुकाटा था क्या माल? सोचो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये खास तौर पे मराठी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। उनको समझता ही नहीं डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड घर। घर में जाएंगे तो कंजूसी करते खिलाने पिलाने में मराठी लोग, दुकान में जाएंगे तो फुकट में दे देते। बिजनेस समझता नहीं, इसलिए ज्यादातर मराठी लोगों का बिजनेस नहीं चलता। समझ रहे हैं क्या आप? आर यू फॉलोइंग दिस? तो ये समझना चाहिए। तो वैसे ही हम जब कॉस्टिंग करते हैं तो ये बिजनेस के लिए है ना, घर के लिए थोड़ी ना है। घर का तो एग्जाम्पल अपन ने अपने को समझता हलवा, इसलिए हलवे का एग्जाम्पल, घर के लिए थोड़ी कॉस्टिंग है। आर यू फॉलोइंग दिस? समझ रहे हैं ना? तो बिजनेस डिसीजंस के लिए, बिजनेस काय के लिए करते हैं लोग?
प्रॉफिट कमाने के लिए, कि लॉस कमाने के लिए करते हैं? Profit, basic intention of doing business is to make a profit. And if you want to make a profit, you must reduce the cost. Cost कम हो तब तो प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, बोले सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। सेलिंग प्राइस बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। लेकिन एक बार कस्टमर आएगा, उसको पता चला ये बहुत महंगा दे रहा है, दूसरी बार आएगा नहीं, बिजनेस डूब जाएगा। तो टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस एंड मेक मनी इज नॉट बिजनेस एक्यूमेन। कुछ समझ रहे? टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस एंड मेक मनी इज अ बैड प्रपोजल। कीप द रेट एट वेरी कॉम्पिटिटिव रेट। कम से कम मार्केट के हिसाब से कम रेट रखो और कॉस्ट कम से कम करो, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। देन योर बिजनेस विल फ्लरिश। समझ रहे? आप इतवारी में जाइए, जो होलसेल मार्केट्स वगैरह है, वहां पे जाइए आप, कितना परसेंट प्रॉफिट लेके माल बेचते पता है आपको? होलसेल मार्केट में परसेंट वाइज सोचो आप, क्यों कुछ माल लाते होंगे, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज चढ़ा के बेचते होंगे सेलिंग प्राइस। तो जो माल लाते हैं उसके ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट लेके बेचते होंगे, सोचो आप, होलसेल मार्केट में सोचो। आप अंदाज बताओ, 10%, 15%, 20%, बताओ। हम्म? बस 2-2.5%। फिनिश। दे टेक ओनली 2-2.5% प्रॉफिट, दैट्स ऑल। इसलिए इतवारी में सस्ता मिलता है। गोकुल पेट वाले 10-15% प्रॉफिट लेते हैं, इसलिए महंगा मिलता है। तो उनका रिटेल बिजनेस है, थोड़ा सा बिजनेस करते वो, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेते हैं। समझे क्या? एक जस्ट एग्जांपल बताता, हमारे एक दोस्त था, ओ, उसके साथ गए उधर। तो बोले अरे मेरे भाई की दुकान है, बोले इधर इसकी तेल ऑयल्स वगैरह थे ना, वेजिटेबल ऑयल खाने वाले, तेल की दुकान है, उसको मिल के आते। बोले बोले चल बाबा। गए, और ऐसी छोटी सी दुकान थी, अब तेल की दुकान। तो उसका भाई भी मतलब पायजामा वायजा पहन के, सब काला कुला, सब तेल के धब्बे वब्बे लगे शर्ट को पैजामे को, ऐसा उसका अपियरेंस था उसके भाई का। अब अपना ऐसा है कि कॉस्टिंग वाले हैं ना, तो जहाँ भी जाते थोड़ा पूछ लेते कैसा क्या कॉस्ट क्या आते वगैरह। तो उसको पूछा भैया कि एक डब्बे पे आप कितना कमाते? मतलब एक डब्बा लाया पूरा 18 लीटर का, होलसेलर है, डब्बे के डब्बे बेचता है, कितना कमाते? बोले ज्यादा नहीं, बोले सर 2 रुपए मिलते, बोले एक डब्बे बस। बोले अच्छा। फिर पूछा दिन में कितने डब्बे बेच डालते? अ, अब धंधे पे है, बोले कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख। अब बताओ, अभी दिन में 2 लाख डब्बे बेच रहा है, एक डब्बे में 2 रुपए कमाता है, 4 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया दिन का। फैक्ट है, ये फैक्ट है। बताओ। अब वो डब्बे का तेल जो है उसका मतलब 18 लीटर का, 18 किलो का डब्बा होता है, और आज के रेट में मान लो 250 रुपये भाव होता है, 4,500 का डब्बा हो गया। और उसके ऊपर 2 रुपए ले रहा है जनाब सिर्फ। तो 2 डिवाइड बाय 4,500%, 0.04% प्रॉफिट पे काम चला रहा हो, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड तब भी अब्जोपति है। उसके ऊपर देखने का नहीं उसको कि बोले धब्बे लगे ऑयल के। समझ लो आप, ये फैक्ट्स है, दीज आर फैक्ट्स। तो क्या है कि किसी को भी अरे ऐसा कम नहीं आंकने का, मतलब डोंट जज बाय लुकिंग एट अ पर्सन। समझ रहे हैं? और आपने बोले क्या तेल बेचता है, बोले अरे बेचता है नहीं क्या, पैसे पैसे होते, 4 लाख रुपए रोज मिलेगा तो कोई भी धंधा कोई बेकार है क्या? ईमानदारी का हो ना, दैट्स ऑल। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। समझ रहे? अब इतनी सी दुकान में कैसे बेचते? अरे गोडाउन वाड़ी के बाहर ऑर्डर आया तो उधर से उधर मिनी ट्रक से माल बेचते रहता, फिनिश। दैट्स द थिंग। समझ रहे क्या? वो एक बार वो, ये भी इसमें भी आया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो सच बात थी। वो एक आईटी इंजीनियर रहता है, पैकेज, अब आईटी वालों को पैकेज का बड़ा रहता है, पैकेज 6 लाख का, बम्बई में नौकरी। अब एक दिन वो लेट हो गया ऑफिस में, रात को 11 बजे घर जा रहा था लोकल में बैठ के। तो डब्बे में अकेला था, उसके बाजू में एक आके बैठा, ठीक है, हाथ में टोकरा था खाली वाला उसका, हाथ में खाली टोकरा, ठीक है, बैठा बाजू में आके। तो उसने जस्ट अब टाइम पास करके पूछा क्या करते? बोले समोसे बेचता हूँ। तो बोले खुद बनाते हो क्या? नहीं, बोले वो बनाने वाली फैक्ट्री है, बोले वहां से लेते बेच देते। फिर पूछा एक समोसे पे कितना कमाते? बोले 1 ही रुपया कमाता हूँ, एक समोसे प्रॉफिट 1 रुपया। अच्छा बात। वो तो बोले कितना दिन में कितना बेचते? बोले 10,000 समोसे बेचता, बोले दिन भर में।
10,000 रुपये पर डे कमाई हो गई उसकी। फिर 10,000 इंटू 3 किया, 10,000 इंटू 30 कितने हो गए जी? 3 लाख। 3 लाख पर मंथ, 36 लाख का पैकेज हो गया उसका। ये बेचारा इतना पढ़ा लिखा 50,000 रुपये समझ रहे क्या? तो ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें वही करना है करके। आई डोंट से कि भैया सब्जी का बिजनेस डालो, ये समोसे का बिजनेस डालो, बट रिमेंबर देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, देन एमबीए फ्रॉम अहमदाबाद आईआईएम, उसके बाद सब्जी का बिजनेस डाला है एंड दे आर करोड़पति, दे आर अर्निंग इन करोड़। ऐसे केसेस है। तो लेकिन वो कुछ ऐसा थोड़ा छोटा मोटा थोड़ा डालते। फिर एक अहमदाबाद का केस है, वही इंजीनियर हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, एमबीए आईआईएम से हुआ, फिर उसने सब्जी का बिजनेस डाला। क्या किया? सारे सब्जी वालों को एकत्र किया उसने, जो बेचते हैं ना रास्ते पे हॉकर्स वगैरह, और उनको बोला ये तुम छोड़ो, बोले मैं तुमको गाड़ी देता हूँ। तो गाड़ियाँ बना ली उसने, हाथ गाड़ी, उसके और बढ़िया कलर वलर, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड वेविंग मशीन रखा, ठीक है, और बोले तुमको मैं सब्जियां ला के दूंगा, तुमने यहाँ आने का, सब्जियां भर के लेके जाने का, रेट बोर्ड रहेगा उसके हिसाब से बेचने का। और सारे एग्रीकल्चर आजू बाजू के जितने, उनसे कांटेक्ट किया, ट्रक वालों से कांटेक्ट किया, और पूरा सिस्टम बना लिया कि होलसेल में वो डायरेक्ट खेती में से भाजी लेता था, सब्जी भाजी लेता था, और इधर आके वो सवेरे अपने वो जो हॉकर से वो लेके जाते थे, और शाम को उसको पैसे ला के देते थे, उनका प्रॉफिट कमा के। हो गया। तो 3-3, 4-4 करोड़ पर मंथ कमा रहा हो आदमी। दूसरा है उसका दोस्त, वो भी वही इंजीनियर हुआ, आईआईटी से हुआ, फिर क्या कर, स्विगी में काम करता। बोले स्विगी, वो अपन जो बुलाते हैं ना घर में, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजर है वहां पे। वो पगार कितना है? 10 लाख का पैकेज। कर क्या रहा? आईआईटी से इंजीनियर होके वहां पे वो सोच रहा कि कौन से रेस्टोरेंट में कितना डिस्काउंट देना चाहिए। अब लोग कुछ भी पढ़ते कुछ भी करते। आर यू फॉलोइंग? उसके बजाय अपना बिजनेस करे, छोटा लगता होगा, बहुत पैसे मिलते, एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इंक्रीज, देयर इज ऑलवेज स्कोप टू इंक्रीज। नहीं तो आमतौर लोगों की जिंदगी कैसे रहती है? बहुत पढ़े लिखे, फिर नौकरी किए यानी नौकर बन गए, फिर रिटायर हो गए, पेंशन खाई, मर गए, खत्म। कोई आगे जिंदगी नहीं। पढ़े लिखे, नौकर बन गए, मतलब नौकरी की किसी को तो भी, और फिर पेंशन लिए, मर गए, खत्म। चलो छोड़ो। तो ये सब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत सारा जरूरी होता है ये पूरा कॉस्टिंग का नॉलेज। क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस्ट कम से कम करना है, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहे। सेलिंग प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट नहीं कमाना, गलत है, धंधा डूबता है। आगे, ये फंक्शन वाइज हो गया। फिर एक है एवरेजिंग कॉस्ट। अब जैसे ये बेंचेस हमने बनाए, ये बेंचेस बनाए, ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट लगा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। फिर आपने पूछा कितने बेंचेस बन गए, तो 1,000 बेंचेस बन गए। तो 25,000 डिवाइड बाई 1,000, 1,000 नहीं, ज़्यादा हो गए, कम बनाते, 10 बेंचेस बन गए। 25,000 रुपये कॉस्ट आ गई, 10 बेंचेस बन गए। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गई? 2,500, एक बेंच डेस्क की कॉस्ट। अब यदि आप घर में जाके एक ही डेस्क बनाएंगे और एक ही बेंच बनाएंगे, तो डू यू थिंक कि 2,500 में होगा? नहीं होगा। तो ये जो कॉस्ट है, भले ही हम बोल रहे पर बेंच, बट ये एवरेज कॉस्ट है। तो क्या रखना है ध्यान में? एवरेज कॉस्ट इज यूनिट कॉस्ट। क्या ध्यान रखना? एवरेज कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि जैसे अब फाउंडेशन में पढ़े ना आप, कि मान लो कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट है, उनके सबके हाइट की टोटल किया, जितने स्टूडेंट है उनके सबके हाइट की, मान लो 50 स्टूडेंट्स है आपके, सबकी हाइट मेजर किया, टोटल किया, और 50 से डिवाइड किया, वो आ गया 65 इंचेस। तो व्हाट डज इट मीन? एवरेज हाइट इज 65 इंचेस। यानी आपने क्या किया? टोटल हाइट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। पढ़ेगी नहीं आप फाउंडेशन में? तो एवरेज हाइट आ गई आपकी। अब ये एवरेज हाइट जो 65 है, ये एक स्टूडेंट की है कि 50 स्टूडेंट की है? बोलो। ये 65 इंचेस एवरेज हाइट जो है, वो एक स्टूडेंट की है कि 50 स्टूडेंट की है? 50 स्टूडेंट की है। मतलब एक के ऊपर एक 50 स्टूडेंट रखेंगे तो 65 फीट हो जाएगा।
एक स्टूडेंट की है। तो रिमेंबर एवरेज इज ऑलवेज पर यूनिट, नहीं समझे, एवरेज इज ऑलवेज पर यूनिट। अरे इधर ही देखो ना, टोटल हाइट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट, पर स्टूडेंट हाइट आएगी ना, बस इतना ही समझना है, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन से डिवाइड करो तो जो आता है उसको बोलते हैं यूनिट कॉस्ट, बस। और ये यूनिट कॉस्ट एवरेज में रहेंगी, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक यूनिट बनाएंगे तो उतने में हो जाएगा, अनेक यूनिट बनाएंगे तो एवरेज में उतना आएगा। जैसे एक बेंच बनाएंगे तो 2500 में नहीं होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि 8x4 का एक शीट आता है, बचा हुआ वेस्ट होगा। कारपेंटर दिन भर की मजदूरी लेगा, 2 घंटे में चला जाएगा, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आएंगे आपकी, एक ही बनाएंगे तो। हाँ, अनेक बनाएंगे, 50-100 यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट आपकी 2500 पर यूनिट एवरेज में आएगी। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, टोटल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करो तो यू गेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। समझा है क्या? पक्का कि डाउट है? अब ये देखो, ये हमारे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन हो गई सिर्फ, और पहला चैप्टर हम एंड में पढ़ाएंगे फिर से, अभी पढ़ा है नहीं पूरा। कारण ये है कि कोई भी चैप्टर लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, सिर्फ पहला चैप्टर इज अ समरी ऑफ ऑल चैप्टर्स। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोलेगे कभी, आई ओपन द बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहला पेज है, उसमें लिखा रहता है प्रियम्बल, फिर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलम रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स पीपल जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। अक्की कॉन्स्टिट्यूशन एक पन्ने में भर दी उसने। अब वो अच्छे से समझना है तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझना पड़ता, बाद में प्रियम्बल समझती। तो ऐसा हमारे सब्जेक्ट का भी रहता, पहला चैप्टर एंड में पढ़ेंगे। आर यू फॉलोइंग? क्योंकि जैसे मटेरियल, ये एक शब्द मटेरियल उसने दे दिया, यहाँ मटेरियल पे अक्का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। एक शब्द लेबर दे दिया, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर अक्का है लेबर का, तो हमें पूरे डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद विल रिवर्ट बैक टू फर्स्ट चैप्टर एट द एंड एंड देन विल कंप्लीट इट। तो बाय दैट टाइम वो पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। और पहला चैप्टर में पढ़ाते बैठूं 30-40 पन्ने हैं, तो आपको इतना भयंकर बोर होगा कि पूछो मत, क्योंकि समरी है सब, पूरी एवरीथिंग समराइज किया हुआ है। तो बुक में क्या क्या लिखा है वो पूरा फर्स्ट चैप्टर में रहता है, इसलिए आई टीच दैट एट द एंड। तो कल हम फ्रेशली पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब हमारे लिए वो पहला चैप्टर है, बट बुक में वो सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर ने क्या नाम है उसका, मटेरियल्स। तो मटेरियल मालूम है अपने को, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन मटेरियल। और मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत भयंकर है, यानी 8-10 दिन तो चैप्टर चलेगा, 2-2 घंटे रोज, 20 घंटे पढ़ना है। और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 6 से 10 मार्क का, 6 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन विल बी देयर ऑन मटेरियल्स चैप्टर। मटेरियल चैप्टर में 6 से 10 कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसका ऐसा कांस्टेंट नहीं रहता मटेरियल के ऊपर 4 ही मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं। कुछ 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 चैप्टर आते ही नहीं एग्जाम में, कुछ चैप्टर आते ही नहीं, क्योंकि उनको क्या 6 क्वेश्चन पूछना है, 6 क्वेश्चन पूछना है, उसमें से एक ऑप्शन, बचे 5 क्वेश्चन। चैप्टर कितने हैं, 15, और पूछने कितने, 6। बताओ वो बेचारा क्या करेगा? तो उसको बहुत ऑप्शन है, अपने को बहुत ऑप्शन कम है, तो हमें 100% पढ़ना पड़ता, ठीक है। और ये 6 में एक थियरी क्वेश्चन आता है, हेलो, ये 6 क्वेश्चन में एक सिर्फ थियरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अपने प्रॉब्लम्स अच्छे से किए, तो अपने को पांचों के पांचों प्रॉब्लम करते आने आए, तो आपको बहुत ज्यादा मार्क मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, लेकिन थ्योरी आपने वर्बेटिम जो सजेस्टेड में वैसा का वैसा भी आपका आंसर है, तभी भी पूरे के पूरे मार्क देते नहीं, ये समझ लो आप पहले। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? आपका 100% जैसा सजेस्टेड में आया वैसे ही आपने लिखा होगा, मान लो, तभी भी वो पूरे के पूरे मार्क नहीं देते, कि थियरी है, सब्जेक्टिव है, वो किसको कितना मार्क देना है वो अपने देते बैठे। तो उसके भरोसे ज्यादा नहीं रहना, मतलब पढ़ना पूरा है अपने को। आपको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हर एक चैप्टर में थियरी लिख के दी हुई है, जो आपका बुक रहेगा मिलेगा आपको, उसमें चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ाऊंगा मैं, फिर एंड में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ये क्वेश्चन थियोरेटिकल, ये उसका आंसर, ये क्वेश्चन, ये आंसर। और क्या होना, इट्स ऑल everything, whether it's a question, whether it is an answer, whether it's a problem, whether it's a theory, everything will be included there and everything will be explained to you. सिर्फ
मटेरियल की कॉपी एज इट इज नहीं मारी है हमने, यानी जो आपका मटेरियल है वो एज इट इज कॉपी नहीं है, क्योंकि एज इट इज तो आपको मटेरियल तो मिलता ही है ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, वैसे तो वही छाप के देने में वर्बेटिम कोई मतलब नहीं मेरे को। तो वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में थ्योरी दी है, नहीं तो आपको लोग बताएंगे उनके इसमें थ्योरी नहीं है, अबे शुरुआत में नहीं एंड में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, समझ रहे क्या? और सिर्फ वर्बेटिम कॉपी नहीं है। देन कुछ लोग बोलेंगे आपको अरे पुराने क्वेश्चन है, अरे भैया न्यूटन्स लॉ कब से है मालूम है कि आपको? 400 साल पहले से है, पुराना हुआ क्या? नहीं। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं उसमें पुराना कुछ नहीं होता, उसमें ईयर बदलने से सिर्फ नया लगता है। 2019 लिखा तो बोले 19 का प्रॉब्लम 3 साल पुराना हो गया, और उसी को 22 कर देंगे तो करंट हो गया, 25 कर देंगे तो आने वाला प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये सब मार्केटिंग वालों की गिमिक्स रहते हैं कि हमारा लेटेस्ट है, काय को नंबर बदल दिए, 19 को 22 कर दे, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा मटेरियल परफेक्टली अपडेटेड है, और एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन उसमें से मिलेंगे, इससे ज़्यादा और क्या होना, बस दैट्स इट। चलिए, तो कल हम मटेरियल स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली एट 7। तो आज इतना ही। इसमें से जो आज डिस्कशन हुआ इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आपको पूछ सकते हैं। है कोई डाउट? तो अभी ये जो था अपना सिर्फ इंट्रोडक्टरी था, जब प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे तो एग्जैक्ट आपको कैसा प्रेजेंटेशन करना, क्या करना, वो सब बताएंगे। प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन में प्रेजेंटेशन हैज नो वैल्यू, क्योंकि सिर्फ गोला लगाने का था मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिए, पूछना चाहिए, नहीं तो क्या है, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे तो मुझे नहीं समझेगा कि आपको समझ रहा कि नहीं समझ रहा। अरे बंद करो।